कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रैवल एजेंसी दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना कस्टमर को काफी ज्यादा पागल बना रहे थे, मतलब कि काफी महंगा टिकट्स बेच रहे थे। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी यहीं पे काम किया करता था और इसका नाम ताकोया होता है। और ताकोया की बॉस वहाँ पे आती है और वो उसको और भी काफी ज्यादा काम दे देती है और बोलती है कि तुम ना मुझे जल्दी से रिप्लाई किया करो क्योंकि तुम कुछ रिप्लाई ही नहीं करते हो। और बॉस के जाने के बाद ताकोया सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे बॉस को रिप्लाई क्या करना चाहिए था। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अपने स्कूल टाइम पे भी सेम ऐसा ही था, कुछ बंदे उससे सवाल पूछा करते थे बट वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर पाता था और इस प्रॉब्लम का अब मैं क्या ही करूं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो भी वहीं पे काम करती थी और ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया लड़की थी और वो उसको जल्दी से डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म करने के लिए बोलती है बट ताकोया ना उसको भी कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। और तभी ताकोया की नजर ना रीका के ऊपर जाती है और वो देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो ना काफी टाइम से काफी अजीबोगरीब तरीके से उसको घूरे जा रही थी और ये देख के वो सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद वो अपने घर पे आता है और इसके बाद वो घर पे आते ही सबसे पहले अपने लिए खाना बनाता है और साथ ही अपने कैट के लिए भी खाना बनाता है क्योंकि ताकोया के साथ उसके घर पे उसकी कैट भी रहा करती थी। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि उस कंपनी में काम करते हुए उसको 4 साल हो गए और उसकी जो कोवर्कर रीका है वो भी लगभग 5 साल से उस कंपनी पे काम कर रही है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार मुझे हर वक्त पे इतने गुस्से वाली नजरों से क्यों देखती रहती है। और इसके बाद वो अपनी कैट के साथ ना वहाँ पे टीवी देखने लगता है और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस के अंदर ना साफ सफाई का काम हो रहा था और वहाँ पे कुछ लड़के ना साफ सफाई करने की जगह ना मतलब कि कुछ वर्कर्स लड़कियों के ऊपर लाइन मार रहे थे। और इसके बाद ना तभी ताकोया की नजर ना रीका के ऊपर जाती है और फनी बात तो ये थी कि रीका जो थी ना वो अभी भी ताकोया की तरफ ही देख रही थी और ये देख के ना वो फिर से काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से चुपचाप काम करने लगता है। और इसके बाद ना हमें रीका का नजरिया दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही थी कि आखिरकार हमेशा लोग मुझसे इतना ज्यादा डरते क्यों रहते हैं और मैं कभी भी किसी से बोलती नहीं हूँ और साथ ही मैं स्माइल भी बहुत कम करती हूँ और मैं गुस्सा भी लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती बट फिर भी लोग पता नहीं क्यों मुझसे माफी मांगने लगते हैं और मैं भी लोगों को एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहती उस सिचुएशन के बारे में क्योंकि इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। और इसके बाद रीका घर जा रही होती है और इसके बाद वो एक बुक स्टोर में जाती है और वो ना एक एटलस की बुक खरीदती है और वो घर पे जाके काफी मजे में पढ़ने लगती है और वो मैप को देखते देखते ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बताती है कि 435 येन के अंदर ना ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है। और इसके बाद तभी अगले दिन ऑफिस में एक अनाउंसमेंट आया होता है कि अलास्का में ना उनकी एक नई ब्रांच खुलने वाली है और यहाँ से किसी एक को ना वहाँ पे जाना होगा मैनेजर की तौर पे और वो कोई ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहते थे जो कि अनमैरिड हो और वहाँ पे कुछ लोग तो बच चुके थे बट कुछ लोग काफी मुसीबत में फंस गए थे। और तभी ताकोया जो होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और सभी को लगता है कि वो जाएगा बट वो वहाँ पे बोलता है कि मेरे पास एक कैट है तो मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। और तभी बॉस काफी गुस्से में बोलती है कि ये कोई रीजन नहीं हुआ, तुम्हें बहाना देना है तो थोड़ा अच्छा बहाना दो और तुम सभी के पास 1 साल है डिसाइड करने का कि आखिरकार तुम सब में से कौन जाएगा और अगर तुम में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो मुझे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको जाना है वहाँ पे। और अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद ना वो सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे साल भर अकेला रहना पड़ेगा और ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। और उनका एक कोवर्कर जो था ना वो भी 10 साल से एक जगह पे फंसा हुआ है और आज तक कभी वो यहाँ पे आया भी नहीं, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ कभी भी। और तभी चेयरफुल वाली लड़की जो होती है ना वो बोलते हैं कि मेरे पास ना एक काफी बढ़िया आइडिया है, हमें ना शादी कर लेना चाहिए जिस कारण हम बच जाएंगे। और वो सभी लोग ना इसी तरीके से हंसी मजाक करने लगते हैं और ताकोया जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होता है और रीका भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान थी और वो भी सोचती है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए क्योंकि वो अपने देश में तो लोगों से ढंग से बात कर पाती है नहीं और साथ ही अगर वो दूसरी जगह चली जाएगी तो फिर उसके साथ क्या होगा। और इसके बाद ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोया जो होता है ना वो अपनी कैट को ना घुमाने के लिए लेके जा रहा था और तभी उसके पास रीका आती है लेकिन वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। बट तभी ताकोया जो होता है ना वो रीका को शुक्रिया बोलता है उसकी हेल्प करवाने के लिए और वो बोलता है कि मैं मंडे से ना जॉब को क्विट करने वाला हूँ। और ये सुन के ना रीका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इसका रीजन पूछती है और तभी ताकोया बताने लगता है कि मैं अपनी कैट से ना दूर नहीं रह सकता और मैंने हाल फिलहाल में इस कैट को अडॉप्ट किया है, बाकी सभी कैट मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी बट यही कैट है जो कि मेरे साथ रहने के लिए एकदम एग्री हो गई। और तभी रीका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी फैमिली नहीं है जो कि इस कैट का ख्याल रख सके और ताकोया वहाँ पे मना करता है। और तभी ताकोया जो होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है बट तभी रीका उसको रुकने के लिए बोलती है और इसके बाद ना वो अलास्का का ना टेम्परेचर और के बारे में बताने लगते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगती है उससे और काफी ज्यादा बकवास करने के बाद ना वो सीधा डायरेक्ट बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद ना ताकोया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार रीका ने ये बोल क्या दिया। और तभी रीका भी एक्सप्लेन करने लगती है कि हम दोनों ना
शादी करने की एक्टिंग कर सकते हैं और इस कारण हम दोनों ही अलास्का जाने से काफी आसानी से बच सकते हैं और हम दोनों तो ऑफिस में काफी ज्यादा शांत भी रहते हैं, इस कारण बाकी लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक भी नहीं होगा। और अगर एक्टिंग करते हुए हम दोनों ने 1 साल निकाल दिया तो हम दोनों काफी आसानी से बच सकते हैं। और इसके बाद ना ताकुआ भी इसके बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है कि तुमने सही कहा, ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है और इसके बारे में मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ताकुआ को भी जॉब छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इस कारण वो भी इस काम के लिए एग्री कर जाता है। और रिका बताती है कि अच्छा ठीक है, तो मंडे वाले दिन हम इस चीज के बारे में बॉस को बता देंगे और ये मेरा आइडिया था तो तुम फिक्र मत करना क्योंकि ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद रिका जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और ताकुआ जो होता है ना वो बस उसकी तरफ घूरते ही रहता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और इसके बाद हमें ऑफिस में मंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका ना इन सभी चीजों के बारे में बॉस को बता देती है और बॉस जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है। और इसके बाद वो नॉर्मली ऑफिस डे की तरह काम करने लगते हैं और जैसे उन दोनों की नजर एक दूसरे की तरफ जाती है ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और जैसे ऑफिस खत्म होने वाला होता है ना तभी ताकुया के पास ना उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उसे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया होता है और उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसे ही वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं ना तभी उनको पता लगता है कि बॉस ने ना उन दोनों के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया था और ये उनके मैरिज के लिए सरप्राइज पार्टी था। और ये देखने के बाद ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पे नाटक कर रहे थे बट सभी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस थे। और रिका जो होती है ना वो भी ताकुआ को एकदम एक्टिंग जारी रखने के लिए बोलती है क्योंकि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी ना तो भाई उनके साथ काफी ज्यादा गलत हो सकता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे पार्टी को भी इंजॉय करने लगते हैं और रिका ने ना कुछ ज्यादा ही पी लिया था। इसके बाद वो बाथरूम जाती है और सभी बंदे ना वहाँ पे ताकुआ का काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं और रिका तभी बाथरूम से निकलती है और वो सच में काफी ज्यादा नशे में थी। और इसके बाद वो तभी वहाँ पे आती है और अचानक से गाना गाने लगती है और ये देख के ना सभी लोग उसका गाने को ना सुनने भी लगते एकदम शांति से। और इसके बाद उनकी पार्टी होती है खत्म और रिका और ताकुया दोनों घर जाने लगते हैं जहाँ पे रिका ने तो सच में काफी ज्यादा पी रखा था और वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद वो सीधा ताकुया के ऊपर ही जाके गिर जाती है और जैसे उसको एहसास होता है ना कि वो कुछ ज्यादा ही गलत कर रही है तभी वो ताकुया से माफी मांगने लगती है और उससे आगे चलने लगती है। और ताकुया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि रिका ना अकेले वहाँ पे गाना गा रही थी और उसको भी ज्वाइन करना चाहिए था रिका के साथ। और इसके अगले दिन ना रिका जो होती है ना वो मैप लेके ना वहाँ पे घूमने के लिए निकली थी और इसके बाद वो पास्ट के दिन को याद करने लगती है जहाँ पे उसने ताकुआ को बोला था कि हमें एक स्टोरी बनाना होगा कि कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया, हम दोनों डेट पे गए और साथ ही कैसे हम दोनों शादी के लिए एग्री किए। और इस कारण ना उसने ताकुआ का पूरा डिटेल ली थी और पढ़ते टाइम वो सोचती है कि ताकुआ मुझसे 2 साल छोटा है बट वो फिर भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इसके बाद रिका जो होती है ना वो अपने साथ ना ताकुआ को ना डेट पे इमेजिन करने लगती है और वो ताकुआ के बारे में कुछ भी नहीं जानती ना इसलिए वो उसको इमेजिन भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। और भाई डेट के टाइम पे ना उसको बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे होते, मतलब कि इमेजिन में भी उसको बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे होते और डेट खत्म होते होते ना वो अपने आप को काफी ज्यादा अकेला सा फील करने लगती है और उसको ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और तभी वो जा रही होती है और तभी अचानक से वहाँ पे ताकुआ आता है और वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ अब से। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे झूले पे झूले लगते हैं और रिका बताती है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ। और ताकुआ भी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। और तभी ना वहाँ पे रिका 2 रिंग्स को दिखाती है और ये देख के ना ताकुआ वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है और ये तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम दोनों रियल में शादी कर रहे हैं। और रिका बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बताएंगे कि आखिरकार तुमने मुझे प्रपोज कैसे किया था। और ये सुन के ना ताकुआ एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मुझे क्या बोलना चाहिए और वो रिका को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहता था। और वो फिर डिसाइड करता है कि वो रिका को बोलेगा कि क्या तुम मुझे शादी करना चाहती हो। और जैसे वो बोलने की कोशिश करता है ना वो बोल ही नहीं पाता और रिका भी अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इससे कुछ और करवाना चाहिए। और ताकुआ से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे दिमाग में अभी कुछ आइडिया आ ही नहीं रहा है। और रिका भी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सोच लो कि आखिरकार तुम्हें क्या बोलना है और मैं तुम्हारा वेट भी करूंगी। और वो बताती है कि आज का दिन सच में मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था और जितनी चीजें आज के दिन मैंने की उतनी चीज तो मैं महीने में भी नहीं करती हूँ। जो होता है वो बिस्तर पे लेटा होता है और साथ ही अपनी बिल्ली को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी बिल्ली ना उसके टी शर्ट के पीछे पड़ गई थी क्योंकि उस टी शर्ट के अंदर से ना रिका की स्मेल आ रही थी। और इसके बाद वो ना रिंग के बारे में भी सोचने लगता है कि उसे रिंग को पहनना भी चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद वो पिछली रात की सारी बातों को याद करने लगता है जो कि उसने रिका के साथ बिताए थे। और इसके बाद वो अगेन जाता है उस रिंग को पहनने के लिए बट वो फिर भी नहीं पहन पाता उस रिंग को। और इसके बाद हमें रिका का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि कुछ दिनों से ना उसका शेड्यूल जो था ना वो एकदम खराब हो गया था क्योंकि फेक मैरिज के चक्कर में ना उसको
काफी सारे प्लान्स को इधर से उधर करने पड़े, मतलब कि उसके अपने शेड्यूल को। और वो सोच रही होती है कि फेक मैरिज करना भी सच में काफी ज्यादा हार्ड काम है और आज तो मैं पूरे दिन एंजॉय करने वाली हूँ। तभी रिका के पास एक मैसेज आता है और जैसे वो उस मैसेज को पढ़ती है ना तो उसका जितना भी स्माइल होता है ना वो सभी खत्म हो चुका होता है एकदम। और इसके बाद वो सांसें लेती है, थोड़ा रिलैक्स करती है और इसके बाद वो उस बंदे को मैसेज कर देती है कि वो टोक्यो में नहीं है अभी। और इसके बाद हमें ताकुया दिखाया जाता है जो कि अभी तक उस रिंग के बारे में सोच रहा था और वो रिंग को अभी तक नहीं पहन पाया था, लेकिन फाइनली वो काफी टाइम के बाद उस रिंग को पहन ही लेता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि जब तक उसने इस रिंग को पहन रखा है तब तक वो कुछ भी कर सकता है, बट मैं रिका के लिए एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। और इसके बाद तभी ताकुया के पास एक फोन आता है और तभी जो सामने कॉल पे बंदा होता है ना वो बोल देता है कि तुम्हारा और रिका का जो मैरिज है ना वो एकदम फेक है। और ये सुन के ना ताकुया काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसको क्या रिप्लाई करना चाहिए। और सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम दोनों को अलास्का भेज के ही रहूंगा। और इसके बाद वो फोन को कट कर देता है और इसके बाद ये सारी बातें ताकुया रिका को जाके बताता है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस नंबर को ना ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था और साथ ही उस बंदे ने ना वॉइस चेंजर का भी यूज किया था, इस कारण उनको ये भी नहीं पता कि वो मेल था या फिर फीमेल। और तभी वो लोग सोचते हैं कि शायद उनके कोई कोवर्कर में से ही एक होगा क्योंकि अलास्का के बारे में तो उन्हीं को पता है सिर्फ। और इसके बाद तभी ताकुया और रिका के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ताकुया, और क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो आज। और ताकुया जो होता है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले ना उस बंदे ने ना कभी भी उससे बात नहीं किया था। और इसके बाद ताकुया और रिका जो होते हैं ना दोनों एकदम कपल की तरह बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम जरूर हमारे घर पे आ सकते हो। और इसके बाद वो बंदा जो होता है वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और काफी खुशी से वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, मतलब कि ताकुया और रिका। और काम करते टाइम ना उन दोनों के दिमाग में ना उसी कॉल वाले बंदे के ही बारे में चल रहा था कि आखिरकार वो बंदा है कौन। और इसके बाद हमें ताकुया के घर का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपनी कैट से वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांग रहा था क्योंकि उसके घर पे ना गेस्ट आने वाले थे और वो अपनी कैट को खुश करने के लिए ना वहाँ पे काफी महंगे महंगे खाने भी लेके आया था। और उसके जो कैट होती है ना वो उसकी बात मान भी जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे रिका आ जाती है क्योंकि वहाँ पे थोड़े कपल्स वाले आइटम्स भी रखने थे उसके घर में। और तभी रिका जो होती है वो ताकुया से उसके कैट के बारे में पूछती है और ताकुया बताता है कि मैंने अपनी कैट को मना तो लिया बट वो काफी ज्यादा गुस्सा था आज मेरे से। और इसके बाद हमें रिका ने जो आइटम्स लाया था ना वो सभी दिखाया जाता है जहाँ पे बुक्स होती है, पिलोज होते हैं और साथ ही मैचिंग कप्स होते हैं और साथ ही एक फनी सा साइन बोर्ड भी होता है जिसपे उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। और इसके बाद वो सभी चीजों को ना एक एक जगह पे रख देते हैं और इसके बाद जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी ना, मतलब कि जो गेस्ट के सामने बोलना था, वो याद करने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है ना वो एकदम इवेंट की तरह लग रहा है जैसे कि एक कल्चरल फेस्टिवल। और वहाँ पे दोनों को ही पेड़ का रोल मिलता था बट उस रोल में भी काफी ज्यादा गहराई हुआ करती थी। और इसके बाद तभी उनका डोरबेल बजता है और दोनों एकदम खुश होके जाते हैं दरवाजा को खोलने के लिए। और बाहर जाने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन बंदे आ रखे थे गेस्ट के रूप में। और इसके बाद सभी लोग घर के अंदर आते हैं और काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद ताकुया पॉइंट पे आता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और इसके बाद वो बोलता है कि भाई एक काफी ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है, आखिरकार तूने लड़की कैसे पटा ली, मतलब कि रिका को, और मुझे भी कुछ टिप्स दे दे ताकि मैं भी एक बंदी बना लूं क्योंकि डेटिंग ऐप में तो मेरा सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार चल रहा है, हर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देती है और जो उनके साथी होते हैं ना वो उसका काफी ज्यादा मजाक बनाता है और इस कारण ना उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। और तभी वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और तभी ताकुया बताता है कि ट्रेनिंग टाइम से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद तभी रिका वहाँ पे खाना लेके आती है उन सभी के लिए और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी ताकुया जो होता है वो अपने साथियों को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए, बट हमारे आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बट मैरिज जो है वो मेरे लिए एक रिंग है जो कि हम दोनों एक दूसरे के फिंगर में बस डालते हैं। और ये सुन के ना बाकी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और काफी ज्यादा खुशी में बोलते हैं कि भाई तू शादी कर रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ये सारी बातें ना रिका भी सुन रही थी और रिका का भी फेस पे दिख रहा था कि वो भी ज्यादा खुश नहीं है। और इसके बाद सभी कोवर्कर वहाँ से चले जाते हैं सिवाय गोडा के। और गोडा बोलता है कि ताकुया ये बातें सिर्फ हमारे बीच में होनी चाहिए और सच बात तो ये है कि मैं कोमेया को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और अगर मुझे तुम कुछ टिप्स दे दो तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। और इसके बाद गोडा वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ताकुया सोचने लगता है कि आखिरकार वो बंदा कौन था जिसका कॉल आया था मेरे पास। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे रिका जो होती है वो काफी ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत वाला काम कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों ही बात करने लगते हैं कि आखिरकार हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बाकी के लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं क्योंकि मैरिज तो उन दोनों का हो रहा है ना। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगता है कि हम दोनों एक लाइट की तरह है जिससे सभी लोग एक मैरिज कपल
कत्ल की तरह देख रहे हैं। और ये सच में काफी अजीब सी फीलिंग है जब मैं काम करके अपने घर पे आता हूँ तो अपने कैट के साथ बैठ के खाना खाता हूँ और साथ ही टीवी भी देखता हूँ। और सच बताओ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है, बट लोगों के हिसाब से आज जो हमने टाइम बिताया है वो उनके हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है। और क्या पता सभी के लिए वो टाइम एकदम अलग होता हो। और वो रिका से भी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। और इसके बाद रिका जो होती है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बताने लगता है कि मुझे मैप देखना काफी अच्छा लगता है। तभी ताकुया बताता है कि इसका मतलब तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्लो कर रही होगी। और ये सुन के ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसको नहीं पता था कि वो ग्लो करती है या फिर नहीं करती। और इसके कुछ टाइम बाद रिका जो होती है वो अपने घर पे जा रही होती है और अभी ना उसके दिल में ना काफी अजीब सी फीलिंग हो रही है। और ये शायद वो सोचती है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ अपने टाइम स्पेंड नहीं करती। और इसके बाद वो इस बात को इग्नोर करके चली जाती है। और इसके बाद हमें ताकुया का सीन दिखाया जाता है और उसको भी ना रिका की तरह सेम फीलिंग महसूस हो रही थी, बट ताकुया को ना वो फीलिंग समझ में आ चुका था। इस कारण ना वो उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है और वो सोचता है कि बस मैं रिका के साथ काम कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और रिका वहाँ पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है ना तो रिका बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली जाती है और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं तो रिका ही उस कस्टमर से बात करने लगती है इसके बाद। और रिका के दिमाग में तो यही चल रहा था कि वो ज्यादा कस्टमर से बात नहीं करती और आखिरकार वो इस कस्टमर को हैंडल कैसे करेगी। और इसके बाद तभी वो बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि मेरा बेटा जो ताकुया है वो यहाँ पे काम करता है और मैंने सुना है कि वो यहाँ पे किसी के साथ शादी करने वाला है और इसी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और प्लीज तुम ये बात किसी को भी मत बताना। और लिटरली भाई ये चीज सुन के ना रिका एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि इस चीज में फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद रिका बता देती है कि मैं ताकुया के बारे में ज्यादा नहीं जानती और जो ताकुया के फादर होते हैं ना वो एक बिजनेसमैन थे। तो वहाँ पे वो रिका को अपना कैलेंडर दे के वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम ताकुया के बारे में इसको कुछ मत बताना। और इसके बाद रिका जो होती है वो ताकुया के ऑफिस में जाती है उसको बताने के लिए, बट वो अपने रूम में होता ही नहीं है, मतलब कि अपने चेम्बर में। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा भी जाती है क्योंकि उसने ताकुया के फादर को झूठ भी बोला था। और साथ ही वो जो कैलेंडर होता है ना वो ताकुया के टेबल पे वो रख देती है। और इसके बाद रिका जो होती है वो ताकुया के फादर के पीछे जाने लगते हैं और हमें उसके फादर भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और वो बोलने लगता है कि जो ताकुया है ना ये एकदम हमारी फैमिली के नाम को खराब करके छोड़ेगा। और इसके बाद जो रिका होती है वो अंकल के पास जाती है और बोलती है कि मैं ताकुया को एक बार कॉल कर देती हूँ, आप उससे बात कर लेना। और इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं बात करने के लिए और साथ ही वो ताकुया को भी उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देती है। और इसके बाद वो अंकल से बात करने लगती है और वो पूछती है कि आपका मतलब क्या था फैमिली के नेम को खराब करने से। और इसके बाद ताकुया के फादर बताने लग जाते हैं कि हमारे विलेज में ना शादी को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें काफी सारे रस्म भी मनाए जाते हैं जैसे कि डॉल वाली रस्म हो गई, उसके साथ गिफ्ट को एक्सचेंज किया जाता है, हॉट स्प्रिंग बुक किया जाता है और साथ ही काफी सारे गेस्ट्स को भी बुलाया जाता है। और वेडिंग वाले दिन सभी एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और नाच गाना तो जोरों शोरों से होता है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है दुल्हन को उछाला जाता है फैमिली के बीच में। और ये सारे हमारे विलेज की प्रथा है जो कि करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही ताकुया जो है वो हमारा बड़ा बेटा है तो ये करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें कुछ भी कमी रही ना तो फैमिली के इमेज पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा इससे। और ये सारी बातें सुनकर ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें ताकुया दिखाया जाता है जिसको पता चल चुका होता है। और ताकुया को भी पता चल चुका था कि उसके फादर यहाँ पे आ चुके हैं। और भाई ये जान के तो उसकी एकदम हालत ही खराब हो जाती है और उसको पता चल चुका था कि भाई अब वो काफी गंदी तरीके से फंस चुका है। और इसके बाद ताकुया जो होता है वो रेस्टोरेंट में आता है और वो वहाँ पे कुछ बोल पाता उससे पहले रिका जो होती है वो उसको साइड में लेके जाती है। और इसके बाद ताकुया जो होता है वो वहाँ पे रिका से माफी मांगता है उसको इतना परेशान करने के लिए। वो बोलती है कि तुम्हारे फादर को पता चल गया तुम्हारे मैरिज को लेके और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। और ये बात ना ताकुया को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। और इसके बाद ताकुया बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपने फादर को वापस भेज दूंगा। और इसके बाद वो कुछ बात करते ना उससे पहले उसके फादर जो होते हैं ना वो रिका से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया है तो तुम अब वापस जा सकती हो। और रिका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था झूठ बोलने के लिए। और वहाँ पे ताकुया के फादर उसको काफी ज्यादा माफी मांगते हैं इतनी बकवास करने के लिए और बताते हैं कि मैंने तुम्हें जितना कुछ भी बताया उनमें से काफी सारी बातें सच नहीं थी और अभी काफी सारे लोग हैं जो कि शादी करना भी नहीं चाहते और वेडिंग भी काफी ज्यादा सिंपल होने लगा है। और ये सब कुछ लोगों के कारण हो रहा है क्योंकि वो सिटी में मूव कर रहे हैं और इस कारण हमारा परंपरा वाला शादी जो होता है ना काफी ज्यादा कम होने लगा है। और ये सारी बातें सुनकर ना वहाँ पे रिका जो होती है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और बोलती है कि मैंने ये सारी चीजें मैप में देखी है और मैं वहाँ पे जाना चाहती थी, मतलब कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे। और इसके बाद ताकुया के फादर जो होते हैं ना वो अपने गाँव के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे वो पहाड़ों के बीच में है और वो काफी सुंदर सी जगह है और वो
बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए लेके जाया करते थे और साथ ही पूरा दिन एंजॉय भी किया करते थे। और ताकुया जो था वो मेंढक पकड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी था। और इसके बाद जब खेतों के बीच में से हम घर जाते थे और वो ठंडी हवा हमारे गालों को टच करती थी, वो सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब लोग वहाँ पे नहीं होते थे और अचानक से आग लग जाता था, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें थी। और यहाँ पे मैं पैदा हुआ था और मैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ताकुया भी अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो और मैं आखिरकार इसमें क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी फादर बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो, और वो लड़की का नाम भी बता देते हैं। और ये सारी बातें सुन के ना ताकुया बोलता है कि आप फिक्र मत करो, इस वीकेंड पे मैं घर पे आ जाऊंगा और वहाँ पे शादी से रिलेटेड हम सारी बातें कर लेंगे। और इसके बाद ताकुया के फादर वहाँ से चले जाते हैं और रिका बोलते हैं कि क्या तुम सच में अपने गाँव जाने वाले हो। और ताकुया बताता है कि हाँ मुझे जाना होगा और उन्हें कुछ ना कुछ तो बताना होगा। और रिका सोच रही होती है कि सच में प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और मुझे लगा नहीं था कि इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। और तभी ऑफिस टाइम में बॉस बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें काफी बड़ा काम दे रही हूँ, बट ताकुया तुम्हें एक प्रिंसेस को अटेंड करना है और वो यहाँ पे जापान टूर करना चाहती है। और इसके बाद तभी ताकुया बोलता है कि आखिरकार मैं ही क्यों। और बॉस बताती है कि पता नहीं क्यों प्रिंसेस को ना आदमियों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और तभी ताकुया बताता है बट उनकी तो शादी हो रखी है ना। और तभी बॉस बताते हैं कि हाँ उनकी शादी हो रखी है, बट उसके बाद भी उनके पास ना केवल मेल ही काम करते हैं। मैं बाकी के लड़कों को भी भेज सकती हूँ, बट मुझे उन पे इतना विश्वास नहीं है। वो लोग टूर करवाने की जगह लाइन मारने लगेंगे प्रिंसेस के ऊपर। और इसके बाद ताकुया को ना चाहते हुए वहाँ पे हाँ बोलना पड़ता है। और इस बात के रूमर्स ना चारों तरफ फैलने लगे थे और रिका को भी पता चल चुका था कि प्रिंसेस किस टाइप की लड़की है। और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो प्रिंसेस की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार हमें किस तरीके से टूर करना चाहिए। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी पीछे से रिका आती है और वो सोचते है कि मैं ताकुया की मदद कर देती हूँ। फिर सोचते है कि आखिरकार मैं उसकी मदद क्यों करूँ, वो तो अपना काम कर रहा है और मुझे भी अपना काम करना चाहिए। और इसके बाद ताकुया प्रिंसेस से मिलता है और प्रिंसेस ना वहाँ पे डिक्शनरी की मदद से ना जापानीज बोलने की ट्राई करती है, बट वो सच में काफी ज्यादा बेकार बोल रही थी। और इसके बाद तभी ताकुया बोलता है कि मैम आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके बाकी के अटेंडेंट कहाँ पे है। और ये सुनकर ना प्रिंसेस थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे आई हूँ, ना कि प्रिंसेस के तौर पे। और इसके बाद वो प्रिंसेस से माफी मांगता है और बोलता है कि क्या आपका कोई प्लान है। और प्रिंसेस वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो अपना ही प्लान को बाहर निकालता है। और इसके बाद वो प्रिंसेस को श्राइन में लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे कैट के स्टैचू थे। और प्रिंसेस को ना वो जगह काफी पसंद आती है क्योंकि प्रिंसेस के पास भी कैट होता है और इसके ऊपर ना ताकुया ने ना ऑलरेडी रिसर्च कर रखा था। और इसके बाद बॉस का कॉल तभी ताकुया के पास आता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंसेस कहाँ पे है। और ताकुया बताता है कि वो तो मेरे साथ ही है। और तभी उनको पता लगता है कि प्रिंसेस ना अपने बॉडीगार्ड को ना बिना बताए चुपचाप वहाँ से कल्टी खा ली थी और उनके बॉडीगार्ड ने काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और इसके बाद ताकुया उन्हें काफी ज्यादा जगह पे लेके जाता है, जैसे कि रामन खिलाता है, बेसबॉल खेलने के लिए जाते हैं और साथ ही फिशिंग करने के लिए भी वो सभी जाते हैं। और प्रिंसेस को ना वो सभी चीजें करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद वो लोग बोट में होते हैं और बोलती है प्रिंसेस सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है और हर जगह मुझे एक नया सरप्राइज देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके बाद प्रिंसेस अपना अगला लोकेशन पूछती है और अगला लोकेशन को लेकर ना ताकुया उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था और वो बोलता है कि हम किसी ऊंची जगह पे जाने वाले हैं। और प्रिंसेस को लगता है कि वो टावर पे जाएंगे और उसके लिए ना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होती। इसके बाद ताकुया ना स्कूल रूप पे आता है और ये देखने के बाद ना प्रिंसेस वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ना उसने एनीमे में काफी सारी चीजें देख रखी है। और ताकुया भी सोचता है कि एनीमे में ना स्कूल का छत जो होता है ना काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए वो यहाँ पे लेके आया था प्रिंसेस को। इसके बाद तभी प्रिंसेस जो होती है ना वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है और इसके बाद ना वो वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेल एम्प्लॉय ने काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे कि ताकुया प्रिंसेस के साथ अकेला होगा। और रिका ने ये सारी बातें सुन रही थी और वो बोलती है कि ताकुया मेरा लवर भी नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद तभी प्रिंसेस बोलती है कि ताकुया मुझे तुम अपने अपार्टमेंट में लेके चलो और भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। और इसके बाद तभी रिका दिखाई जाती है जो कि ताकुया के अपार्टमेंट में आई होती है और वो बाहर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। और उसके पास ना एक बहाना था, उसको ना ताकुया को कुछ देना था और वो मेल बॉक्स में डालने की कोशिश करती है बट वो उसके सामने फिट नहीं होता। और इसके बाद ना वो उसके दरवाजे पे रखने की सोचती है और जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट में जाने लगती है ना तभी उसका लाइट ऑन दिखता है और तभी उसको लगता है कि ताकुया घर पे वापस आ चुका है। और तभी वहाँ पे उसको लड़की की आवाज सुनाई देती है और ये सुन के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो झांकने की डिसाइड करती है बट वो अपना माइंड को वहाँ पे चेंज करती है। लेकिन जो रिका होती है ना वो इसके बाद झांकने लगती है और तभी प्रिंसेस की नजर ना रिका पे जाती है और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो बाहर देखने लगता है बट बाहर कोई भी नहीं होता। जो रिका होती है वो वहाँ पे छिप गई थी और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है बट वो तभी सोचती है कि ताकुया को लोगों को
अपने घर पे लाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी प्रिंसेस जो होती है ना वो एक दरवाजा खोलने वाली होती है जहाँ पे ताकुआ की कैट होती है और वो कैट प्रिंसेस पे सीधा अटैक कर देती है और इस कारण ना प्रिंसेस सीधा ताकुआ से जाके टकराती है। और तभी वहाँ पे रीका भी आ जाती है और रीका को वहाँ पे देख के ना ताकुआ काफी ज्यादा हैरान होता है और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देख के ना रीका भी ज्यादा खुश नहीं होती और बोलती है कि तुम ना सिचुएशन को इतना ज्यादा बेकार भी मत करो और साथ ही तुम किसी को भी अपने अपार्टमेंट में मत आने दो। और वहाँ पे ताकुआ भी हाँ बोलता है और तभी प्रिंसेस उस लड़की को बोलने लगता है कि चलो फाइनली मैं तुमसे मिल पाई। और इसके बाद तभी रीका ना वहाँ पे माफी मांग रही होती है और ताकुआ वहाँ पे बताता है कि मैंने काफी ज्यादा मना किया प्रिंसेस को, बट फिर भी वो मुझसे जिद कर रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। रीका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि उसने ना कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था और वो सोचती है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और इसके बाद तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुआ ने ना मना कर दिया था और बोलता है कि मैं पहले से एंगेज्ड हूँ और मैं आपको अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। और इसके बाद प्रिंसेस बताने लगती है कि ताकुआ जो है ना वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है। और इसके बाद ना वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और तभी प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा तो नॉर्मल कपल इस तरीके से रहती है। और वो सोच रही थी कि अब वो रॉयल फैमिली को छोड़ देने वाली है। और ये सब सुनने के बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी प्रिंसेस बताती है कि मेरी एक और लवर है और मैं उसके साथ ना अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हूँ। और इसके बाद ना वो एक फोटो दिखाती है और वो भी लड़की होती है। और इसके बाद प्रिंसेस बताने लगती है कि मैं ना प्रिंसेस के पोजीशन की वजह से शादी की थी और मुझे लगा था कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ मुझे पता चला कि अगर मैं शादी नहीं भी करती ना फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फ्यूचर ना उस पर्सन के साथ बिताऊंगी जिसको मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। वो बताती है कि तुम दोनों को देखने के बाद ना मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ और मुझे जब भी लोग देखते हैं ना तो मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है। इसी कारण मैं भी लोगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करती थी, बट अब मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। और इसके बाद प्रिंसेस जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे एक दूसरे से माफी मांगती है और रीका ना वही चीज देती है जो कि वो देने के लिए ना ताकुआ के पास आई थी। और उसके अंदर ना एक पत्थर होता है और उसका शेप ना फ्रॉक की तरह होता है। और इसके बाद रीका बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर से बात किया था ना तब मुझे पता लगा था कि तुम्हें फ्रॉक पकड़ना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये मैं तुम्हें दूंगी। और वैसे भी मुझे स्टोन्स कलेक्ट करना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रीका अपने मन में सोच रही होती है कि सच में मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई थी क्या। और ताकुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है और सच बताओ तो मैं उससे ना रियल में शादी करना चाहता हूँ और साथ ही मैं इस पत्थर का ना ध्यान भी काफी अच्छे से रखने वाला हूँ। ताकुआ दिखाया जाता है जो कि एकदम निंजा स्टाइल में अपने बिल्ली के बाल को साफ कर रहा होता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि उसने अपनी बहन का कॉल पिक नहीं किया। इसके बाद उसकी बहन ने उसको काफी ज्यादा मैसेज किया और उससे पूछ रही थी वो कि क्या तुम सच में गाँव आने वाले हो और क्या तुम अपने फियांसे को भी लेके आने वाले हो। और ताकुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है और अब केवल 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद मुझे गाँव जाना होगा और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं गाँव में जाके बोलूंगा क्या। और इसके बाद तभी ना वो रीका के पत्थर को देखने लगता है और इसके बाद ना उसको पिछली रात के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। और इसके बाद ना वो प्रिंसेस से माफी भी मांगता है क्योंकि भाई प्रिंसेस को तो लग रहा था कि ये दोनों कितने अच्छे कपल है, बट रियलिटी तो हमें पता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार रीका इतनी रात को इतनी दूर पत्थर देने के लिए क्यों आई थी। और इसके बाद ना वो काफी सारी चीजों को सोचने लगता है और फिर सोचता है कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए। उसको अपने होम टाउन जाके अपने पेरेंट्स को सच्चाई तो बताना था, बट उसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और हमें रीका भी दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही होती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ऑफिस में होते हैं और रीका ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसने ना कुछ ज्यादा ही हरकतें कर दी थी और वो ना ताकुआ को इग्नोर कर रही थी ताकि उसको ना ताकुआ के साथ बात ना करना पड़े। और तभी उसे पता लगता है कि उसके कोवर्कर्स ना ताकुआ के घर पे जाने वाले हैं, मतलब कि उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बात तो केवल उन दोनों के बीच में थी ना, ये तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं था, बट पूरे ऑफिस में अभी वो बात पता चल चुकी है। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ पे अपना अपना काम करने लगते हैं और तभी रीका के पास ना एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम शादी करने वाले हो ना। और यही कॉल ना ताकुआ के पास भी आया था पिछले एपिसोड में, अगर आपने वॉच किया हो तो। और तुम दोनों शादी कर रहे हो तो तुम दोनों को होम टाउन जाना होगा और तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखा हुआ हूँ। ये सारी चीजें ना ताकुआ भी सुन रहा होता है। इसके अगले सीन में ना ताकुआ अपनी कैट को ना एक दुकान पे दे देता है क्योंकि उनको गाँव जाना था। और वहाँ पे ना ताकुआ की कैट ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और ताकुआ ना अभी भी वो अननोन बंदे के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है और उसको हमारे बारे में कैसे पता। और होम टाउन में जाने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता दूंगा। स्टार्टिंग में तो मैं अकेले जाने वाला था, बट अब मुझे रीका को भी लेके जाना होगा और वो रीका को अपने घर पे लेके तो जा नहीं सकता था, तो वो रीका को होटल में रखेगा, उसके अलग खर्चा होने वाला था। वहाँ पे वो कैट का पेमेंट कर रहा था ना, तो वो वहाँ पे बोल देता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है सारी चीजें। और दुकानदार को लगती है कि ताकुआ की ना
हालत अभी काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद ना दुकानदार वहाँ पे ताकुया को चेयर करने लगती है और हमें रिका दिखाई जाती है जो कि ना ताकुया के गांव में जाने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि ना उसे ताकुया के फादर से ना माफी मांगना था। बट उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो माफी कैसे मांगेगी, और साथ ही उसको ये भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या पहन के जाना चाहिए। और इसके बाद रिका के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मदर से पूछती है कि आखिरकार मुझे क्या पहनना चाहिए, और मदर बोलते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो पहन लो। बट रिका को ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ भी पिक करेगी ना तो वो बेकार ही होगा। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुया ना रिका का एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, और इसके बाद रिका भी वहाँ पे आ जाती है। और रिका को देखने के बाद ना भाई वहाँ पे ताकुया काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद ना फ्लाइट में भी ना ताकुया जो होता है ना वो रिका को ही देखे जा रहा था और उसके बारे में सोचे जा रहा था, और ये चीज ना रिका भी नोटिस कर लेती है। और वो दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करने लगते हैं। और रिका भी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये ड्रेस ताकुया को पसंद नहीं आया, और क्या ये उसकी फैमिली को भी पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, और मैं तो वैसे भी ताकुया की को वर्कर बन के जा रही हूँ। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, और तभी रिका बोलते हैं कि क्या तुम मेरे चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहते हो, ताकि हम दोनों को ना एक दूसरे को जानने में और भी ज्यादा आसानी हो जाए। और इस बात पे ना ताकुया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, बट वो उसको मना नहीं करता और बोलता है कि हाँ तुम मुझे बता सकती हो। और इसके बाद हमें रिका के बचपन का पता चलता है जहाँ पे ना वो बचपन में भी एटलस की बुक को रखा करती थी अपने पास, और साथ ही वो घर पे भी अकेले रहा करती थी, क्योंकि मदर फादर जो थे ना वो हमेशा काम के कारण ना बाहर ही रहा करते थे, और कभी कभार तो केयर टेकर भी उसके पास नहीं आया करती थी, और उसको ना केवल स्ट्रॉबेरी खा के काम चलाना पड़ता था। बट वो फिर भी काफी ज्यादा खुश रहा करती थी, क्योंकि वो ना मैप को देख के ना अपना टाइम पास काफी अच्छे से करती थी, और वो ना उन सारी जगह को ढूंढा करती थी जहाँ जहाँ पे उसके मदर फादर ट्रिप पे जाया करते थे। और वो अपनी मदर और अपनी डॉल के साथ ना काफी ज्यादा टाइम पास भी किया करती थी, मतलब कि खेला करती थी। और वो ना इमेजिन करती थी कि वो ना अपनी मदर के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आई है, और इसी को ना वो ट्रैवलिंग भी बोलती है, मतलब कि इसी इमेजिनेशन को वो ट्रैवलिंग बोलती है। मतलब कि वो आज तक कभी ट्रिप पे नहीं गई थी, वो केवल ना इमेजिन ही की थी। और रिका को लग रहा था कि मैं सच में काफी ज्यादा बोरिंग हूँ, और वो ना थोड़ा एम्बैरेसिंग सा फील करने लगती है। और ताकुया बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद वो दोनों फाइनली वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और ताकुया बताता भी है कि अब मेरा घर काफी ज्यादा नजदीक है। और इसके बाद रिका भी उसको गुड लक बोलती है, और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि ताकुया को बुलाती है, और ताकुया भी उसको ग्रैंड मदर बोलता है। और ये सुन के ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ताकुया ना रिका को बताने लगती है कि ये मेरी ग्रैंड मदर है। और अभी जो ताकुया ग्रैंड मदर से मिला है ना ये बाइलक हो गया, क्योंकि वो डिलीवरी करने के लिए आई थी। और इसके बाद ग्रैंड मदर ही ताकुया को घर पे लेके आ जाती है, और हमें ताकुया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खरबूजा खा रहे होते हैं। और तभी फादर बोलते हैं कि वो ग्रैंड मदर के घर पे जा रहा है ताकि वो उनकी थोड़ी मदद करवा सके, और जब तक मैं घर पे आऊंगा शायद ताकुया भी घर पे आ चुका होगा। और इसके बाद तभी उसकी बहनें ना आपस में बात करने लगती है, और एक बहन तो बोलती है कि ताकुया तो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहा था, और मैंने उसको काफी सारे मैसेज भी किए लेकिन उसने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। और तभी दूसरी बहन बोलती है कि शायद वो तुमसे डर रहा होगा। और इसके बाद ना दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। और इसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड मदर पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सुंदर सी लड़की कौन है। और रिका बताती है कि मेरा नाम रिका है और मैं ताकुया की को वर्कर हूँ। और ग्रैंड मदर ना वहाँ पे रिका की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो क्या ये वही लड़की है। और इसके बाद ना दोनों वहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमने झूठ बोला था और हम दोनों शादी नहीं कर रहे। वहाँ पे ना ग्रैंड मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और एक तरह से आप कह सकते हो कुछ उनको समझ में नहीं आता। और इसके बाद ग्रैंड मदर ना उन दोनों को अपने घर पे लेके आती है, और तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने फ्रूट्स को उगाना स्टार्ट किया है और तुम कुछ उनमें से लेके जाना। और इसके बाद वो काफी सारे फ्रूट्स को दिखाती भी है और बोलती है कि इनका अभी शिपिंग होना बाकी है। और उनका वो काम भी नहीं हो पा रहा था शिपिंग वाला, क्योंकि ग्रैंडपा के ना कमर में दर्द हो रहा था। और तभी ताकुया बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं आपकी मदद करवाता हूँ। और वो ना रिका को आराम करने के लिए बोलता है, बट वो आराम नहीं करना चाहती थी, और वो ग्रैंड मदर के पास जाती है और बोलती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। और इसके बाद तभी ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम्हें मेलन्स को काटना आता है, और रिका मना कर देती है। और इसके बाद ना रिका अपने आउटफिट चेंज करती है, और ग्रैंड मदर ना उसको बताने लगती है कि किस तरीके से काटा जाता है। और रिका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था, बट वो ना आसपास के नजारों को देख के ना काफी ज्यादा खुश होती है और तारीफ भी करती है उस चीजों की। और ताकुया अपने ग्रैंडफादर से मिलता है और बोलता है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, लेकिन ग्रैंडफादर वहाँ पे बोलता है कि भैया पीठ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और ग्रैंड मदर ना रिका को काफी ज्यादा मेलन्स काट के भी देते हैं, और वो सभी ना रिका को खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ग्रैंड माँ बोलते हैं कि तुमने तो कुछ देखा ही नहीं, पहले हम काफी सारे फ्रूट्स को उगाया करते थे, बट अभी मैंने काफी कम कर दिया है, क्योंकि ना उनका शरीर ना ज्यादा काम नहीं कर पाता और जवाब दे जाता है। और तभी ताकुया ना ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि क्या आपको टीवी देखना है, लेकिन ग्रैंडफादर फिर से वही बोलता है कि भैया पीठ में दर्द हो रहा है। और तभी ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो कि बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों शादी करने वाली हो। और वहाँ पे ना रिका फिर से ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा ना उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो अपने ही धुन में थी। और ग्रैंडमा ना ताकुया की काफी ज्यादा तारीफ
सर्वाइव करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखता होगा और इसके बारे में उसने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं होगा, क्योंकि हमारे परिवार में ना आदमी काफी ज्यादा शाय होते हैं, वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताते और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखना और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं बेफिक्र हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की उसकी वाइफ बनने वाली है। और ये सुन के ना वहाँ पे रीका भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और रीका ना अचानक से वहाँ पे बेहोश हो जाती है और ये देख के ना ग्रैंडमा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ताकुआ को आवाज लगाती है और ताकुआ वहाँ पे आता है ना तो वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भी अचानक से रीका को उठाता है और रीका का ना वेट काफी ज्यादा होता है और ताकुआ के ना कमर में दर्द होने लगता है। भाई काफी फनी सीन था ये। ताकुआ रीका को लेके अंदर जा ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और ताकुआ ना अपने फादर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फादर ना ताकुआ को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और ताकुआ भी वहाँ पे इतना ज्यादा हैरान हो जाता है ना कि वो वहाँ पे रीका को गिराने वाला होता है लेकिन फादर भी उसको संभाल लेते हैं और इसके बाद ना दोनों जल्दबाजी में ना उसको अंदर लेके जाने लगते हैं और तभी पीछे से ग्रैंडमा चिल्लाती है कि उसको आराम से अंदर लेके जाओ। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों काफी धीरे धीरे लेके जाने लगते हैं और रीका को देखने के बाद ना ताकुआ के फादर के मन में ना काफी सारे क्वेश्चन आने लगते हैं और वो कुछ पूछने वाले होते लेकिन उससे पहले ताकुआ बोल देता है कि डैड मैं शादी नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद फादर ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और तभी ताकुआ बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिए हैं बट फिर भी आप मुझे माफ कर देना। और तभी फादर बोलते हैं कि आखिरकार मैं तेरे सॉरी का करूंगा क्या, और तुम्हें पता भी है कि चीजें कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और वो और भी कुछ बताने वाले होते लेकिन तभी ग्रैंडमा वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को चुप करवाती है क्योंकि उन्हें ना रीका की ज्यादा फिक्र हो रही थी और दादी तो वहाँ पे बिस्तर बनाने में लगी हुई थी। लेकिन फादर जो होते हैं ना वो ताकुआ के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुम बचपन से ही ऐसे ही हो। और ताकुआ भी बोलता है कि फादर आप बचपन की बातों को अभी क्यों ला रहे हो। और इसके बाद ग्रैंडमा ना उन दोनों के ऊपर फिर से चिल्लाने लगती है और तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और डॉक्टर ना वहाँ पे रीका को चेक करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये ज्यादा ही काम कर चुके हैं, इस कारण काफी ज्यादा थक चुकी है और कुछ टाइम बाद ये एकदम ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद सभी को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी ताकुआ बोलता है कि मैं घर जाने के बाद ना सभी से माफी मांग लूंगा। और डैड उसकी बात मान तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है ये फालतू की जिंदगी को जीना ना अब तुम एकदम बंद कर दो। और ताकुआ वहाँ पे डैड की बात मान लेता है लेकिन वो काफी ज्यादा अपसेट भी होता है। और इसके बाद ना ग्रैंडमा ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है क्योंकि रीका की जो हालत है ना वो ग्रैंडमा की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम रीका से करवा लिया। और फादर और सन दोनों बोलते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और इसके बाद हमें रीका दिखाई जाती है जो कि आराम से सो रही होती है। और इसके बाद ताकुआ जो होता है ना वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को ना अपनी सच्चाई के बारे में बता देता है कि वो शादी नहीं करेगा, यही वाली बात। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सिस्टर्स बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीद के रख लिया था। और इसके बाद ताकुआ अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगता है और तभी बहनें पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो जो तुम्हारी कोवर्कर तुम्हारे साथ आई है वो कैसी है और क्या तुम्हें वो पसंद है। और ताकुआ वहाँ पे कुछ बता पाता उससे पहले ना उसके जो नेफ्यूज होते हैं ना वो उसको खेलने के लिए जिद करने लगते हैं। और इसके बाद ना ताकुआ जो होता है वो जाने वाला होता है लेकिन तभी उसकी मदर बोलते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर कुछ टाइम तक गुस्सा होंगे और उसके बाद एकदम ठीक हो जाएंगे वो भी। और मदर बोलते हैं कि अभी तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उस लड़की की हेल्थ है और तुम्हें उस लड़की का ध्यान रखना होगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके बाद ताकुआ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता और वो फिर से रीका के पास जा रहा होता है। और जो फादर होता है ना वो ऊपर से ताकुआ को देख रहे होते हैं और जब वो घर पे आता है ना तो ग्रैंडमा बताती है कि रीका अभी तक सो रही है और वो ना ताकुआ को भी रेस्ट करने के लिए बोलता है। और जैसे ताकुआ अपने कमरे में जाता है ना तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो बेड होता है ना वो एकदम रीका के बगल में होता है। और इसके बाद ताकुआ सोचता है कि मैं ना दूसरे कमरे में सो जाऊंगा और इसके बाद वो अपना बिस्तर को लेके जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे रीका की आंख खुल जाती है। और रीका जैसे उठती है ना ये देखने के बाद ताकुआ वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रीका भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकुआ उसके बगल में होता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ताकुआ यहाँ पे कर क्या रहा है। और जैसे उसको पता लगता है ना तो उसको काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है और उसको ये भी पता लगता है कि ताकुआ अपने घर पे गया था और उसने सारी बातें बता दी है। और ताकुआ बताता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैंने घर पे सभी को बता दिया और मैंने घर पे सभी से माफी भी मांग ली है। और रीका को ना वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको भी पेरेंट्स से माफी मांगना था और खासकर उसके फादर से। और तभी ना उनको मेंढक की आवाज सुनाई देती है और तभी रीका बोलते है कि क्यों ना कुछ देर हम बाहर चले। और इसके बाद वो दोनों ना बाहर जाते हैं और बाहर ना अभी उजाला काफी अच्छा था, मतलब कि आज का मौसम अच्छा था। और तभी एक मेंढक ना अचानक से रीका के ऊपर कूद के आ जाता है और रीका ना वहाँ पे गिरने वाली होती है लेकिन तभी ताकुआ उसको पकड़ लेता है। और इसके बाद ताकुआ ना उस मेंढक को भी पकड़ लेता है और रीका को याद आता है कि ताकुआ तो मेंढक पकड़ने में सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और वो पूछती भी है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो उस टाइम पे किसने मुझे कैरी किया था। और ताकुआ बताता है कि मैंने और मेरे फादर ने हेल्प किया था। और तभी रीका वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि मुझे मेलन्स काटने वाला काम ना काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब करते करते कुछ ज्यादा ही काम कर ली और मुझे वो काम करने में सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और तभी ताकुआ अचानक से बोलता है कि जो तुमने मुझे स्टोन गिफ्ट किया था ना वो मैंने अपने टीवी के सामने रखा है और आज तक मुझे कभी भी किसी ने ऐसे गिफ्ट नहीं दिया था।
था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा हैरान हुआ था, बट मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा भी लगा कि तुमने मुझे वो दिया। और जब भी मैं उस स्टोन को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। और वो और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी मेंढक की ना काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है और इसके बाद उनकी जो बातचीत करने का तरीका था ना वो एकदम खराब हो जाता है और दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिका को ना पूरी रात नींद नहीं आया था और वो ये सोची जा रही थी कि आखिरकार ताकुआ उसको क्या बताने वाला था। और तभी अचानक से वहाँ पे ताकुआ भी आ जाता है और ताकुआ जब वहाँ पे आता है ना उसके बाद रिका वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहाँ पे ना ताकुआ को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है रिका की हरकतों को देख के। और इसके बाद फाइनली वो दोनों ना दादी के घर से जाने वाले थे और दादी बोलती है कि मैं ना तुम्हें काफी ज्यादा बैलेंस भेजा करूंगी। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी रिका बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे फादर से माफी मांगना है। और ताकुआ बताता है कि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन रिका जिद करने लगती है और इसके बाद मजबूरन ताकुआ को भी जाना पड़ता है। और जब वो जा रही थी ना तो रिका ना ताकुआ के बाल के बारे में सोच रही थी कि वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और मुझे उसे टच करने का मन कर रहा है। और फिर वो सोचती है कि आखिरकार मैं क्या चीज के बारे में सोच रही हूँ। और इसके बाद वो ताकुआ से आगे चलने लगती है और काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है। और इसके अगले सीन में ना रिका ताकुआ की मदर और उसकी बहन से ना माफी मांगने लगती है और रिका को देख के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि रिका ना सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ताकुआ की जो सिस्टर्स होती है ना वो तो कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है रिका के। और तभी मदर बोलते हैं कि तुम इसको इधर उधर घुमा क्यों नहीं देते, क्योंकि आज तो तुम्हें जाना है और फादर तो घर पे भी नहीं है, वो तो कहीं चले गए हैं। और इसके बाद ना वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमें कहाँ पे जाना चाहिए। और तभी रिका वहाँ पे बताते हैं कि मुझे वोल्केनो म्यूजियम जाना है। और इसके बाद वो दोनों ना ताकुआ की बहन की कार को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और उसको ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि घर के लोग ना उसको कहीं और जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहाँ पे जा रही थी। और ताकुआ बोलता है कि तुम ना इतना ज्यादा मत सोचा करो, वो जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है और मेरे पेरेंट्स भी उसको सजेस्ट करते तुम्हें, और रास्ते का ना नजारा भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग म्यूजियम पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिका ना काफी अच्छे से घूमती है। और इसके बाद ना वो लोग एक वोल्केनो शो भी देखते हैं। और इसके बाद ना रिका ना ताकुआ को डबल वोल्केनो के बारे में बताने लगती है। और जब वो बताना स्टार्ट करती है ना तो भाई वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, मतलब कि कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगती है। और तभी वहाँ पे ना एक बच्चों का ना स्कूल ट्रिप आता है, मतलब कि स्कूल की तरफ से आए थे और वो बच्चे लोग ना सच में काफी ज्यादा शैतान थे, इस कारण टीचर भी वहाँ पे रोने लगती है। और आसपास के लोग जो होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है बच्चों के शोर के कारण। और तभी ताकुआ जो होता है ना वो उन बच्चों को शांत करवाने लगता है और सभी बच्चे ना वहाँ पे शांत भी हो जाते हैं। और इसके बाद ना ताकुआ उन सभी बच्चों की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है और रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ताकुआ ने कर कैसे दिया। और ताकुआ बताता है कि मैंने बच्चों को संभालने की ना ट्रेनिंग ले रखी है। और इसके बाद ना वो दोनों बच्चों के साथ ना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और रिका को ना ताकुआ उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी हैरान भी होती है। और इसके बाद काफी टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चों को अलविदा करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में ताकुआ बताता है कि मेरी सिस्टर ना हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देगी। और ताकुआ वहाँ पे बकवास कर रहा था, लेकिन रिका का ध्यान ना केवल ताकुआ के बाल पे था और वो ना उसको टच करना चाहती थी। और इसके बाद जैसे ताकुआ घर पे पहुंचता है ना तभी वहाँ पे एक लड़की आई होती है और वो लड़की जब ताकुआ को देखती है ना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये लड़की ना ताकुआ की क्लास फ्रेंड होती है, मतलब कि बचपन की फ्रेंड होती है और इसका नाम नाव होता है। और इसके बाद नाव और ताकुआ ना दोनों एक दूसरे से काफी फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे। और ये देखने के बाद ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और इसके बाद ताकुआ ना उन दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है और वहाँ पे ना दोनों ही काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं, इस कारण दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते। और तभी ताकुआ ना नाव का मजाक उड़ाने लगता है और नाव भी वहाँ पे ताकुआ के बाल को खींचने लगती है। और इसके बाद ताकुआ भी नाव के बाल को खींचने लगता है और ये सारी चीजें ना रिका काफी गौर से देख रही होती है। और तभी नाव बोलते हैं कि हम दोनों को ना दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी जल्दी ना टोक्यो आने वाली हूँ, मेरा वहाँ पे कुछ काम है इंपॉर्टेंट। और ये सुनने के बाद वहाँ पे ताकुआ और ताकुआ की फैमिली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था और नाव ने ना रिका को अपना दोस्त भी बना लिया था। और इसके बाद ताकुआ जो है वो अपने कैट से माफी मांगने लगता है और फिर बताने लगता है कि जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो रिका एकदम खोई हुई सी थी और सच मायने में देखा जाए तो वो हमेशा वैसे ही रहती है। और मुझे लग रहा था कि हम दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, बट वो मेरा एक वहम था और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिका शायद मुझसे गुस्सा हो गई है, या फिर क्या पता मेरी फैमिली ने रिका को कुछ बोल दिया हो। और साथ ही मैंने रिका को अपनी बात भी तो कंप्लीट नहीं किया था ना, वो सारी बातें सोच रहा होता है। और हमें रिका दिखाई जाती है जो कि ना पहली बार मैप के अलावा और कुछ देख रही थी, मतलब कि एक टीवी प्रोग्राम, और उसके दिमाग में भी वही बातें चल रही थी कि ताकुआ ने अपनी बातों को कंप्लीट नहीं किया और साथ ही उसको उसके बाल भी टच करने थे बट वो नहीं कर पाई। बट जो ताकुआ का फ्रेंड थी वो लड़की, उसने काफी अच्छे से बाल को टच किया क्योंकि उसके पास उसका अधिकार था। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस बताते हैं कि इस बार हम फैमिली ट्रिप पे ज्यादा फोकस करेंगे। और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है ना, वो अजीबो गरीब सा मंत्र पढ़ने लगता है और सभी लोग ना उसको मजाक की तरह ले रहे थे, लेकिन बॉस ना वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होती है और बॉस को देखने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग ना वही चीजें करने लगते हैं ताकि कैंसिल
ट्रांसलेशन काफी ज्यादा कम हो। और ताकवा ना रिका को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन रिका ना उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और इसके बाद हमें ना वही बंदा दिखाया जाता है जो कि लंच लेके आया होता है, और ये ना उसकी वाइफ ने बनाया था। और सभी एम्प्लॉय उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, और वो बंदा भी अपनी वाइफ की काफी ज्यादा तारीफ करता है। और इसके बाद हमें गोंडा और ताकवा दिखाया जाता है, जहाँ पे गोंडा बता रहा होता है कि शायद कोमिया मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। और इसके बाद वो काफी ज्यादा वहाँ पे चिल्लाने भी लगता है। और इसके बाद अगेन हमें ताकवा घर पे दिखाया जाता है, और वो सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिस कारण रिका मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, और मेरी कैट तो हमेशा मुझे देखती रहती है। और इसके बाद अगेन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद ताकवा जैसे ऑफिस में जाता है ना, तो उसको पता लगता है भाई जो काला जादू वाला बंदा था ना, वो ना मिसिंग है काफी टाइम से, और वो ना ऑफिस भी नहीं आया था। और इसके बारे में ना एक एम्प्लॉय ताकवा से पूछता है, पर ताकवा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ताकवा ना रिका से पूछता है, बट रिका ना उसकी तरफ अगेन बिल्कुल भी नहीं देखती। और इसके बाद ताकवा को ना गोंडा की बातों को याद करने लगता है कि वो क्या बोल रहा था। और तभी ऑफिस में एक बच्चा आता है, और ये ना वही सेंसो का बेटा होता है, और वो बताने लगता है कि मेरे फादर घर पे नहीं आए। और ऑफिस के भी बंदे बोलते हैं कि वो तो अब तक ऑफिस भी नहीं आया। और इसके बाद वो बच्चा बताने लगता है कि लास्ट नाइट को ना मेरे फादर और मदर के बीच में छोटी सी फाइट हो गई थी, और उसकी मदर ने बोल दिया था कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। और इसके बाद ना उसके फादर गायब हो गए, और ये सुन के ऑफिस में भी सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और इसके बाद तभी जॉर्ज वहाँ पे आता है, और वो बोलता है कि ताकवा तुम इस बच्चे के साथ जाके उसके फादर को ढूंढो, और तुम्हारा काम सब मैं संभाल लूंगा। और इसके बाद ताकवा ऐसा ही करता है, और वो सोचता है कि शिन्सी कल रात में कितना ज्यादा खुश था, बट आज अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। और इसके बाद ना वो दोनों ना कई सारी लोकेशंस पे जाते हैं, और साथ ही कई सारे लोगों को कॉल भी मिलाते हैं, बट वहाँ पे शिन्सी का उनको कहीं पे भी पता नहीं मिलता। और तभी वो बच्चा बोलता है कि क्या सच में हम मेरे फादर को ढूंढ पाएंगे। और तभी ताकवा बोलता है कि अच्छा हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और वो बच्चा बताने लगता है कि पिछला दिन हमारा कितना अच्छा गया था, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस टाइम पे फिर से वापस चला जाऊँ। और वो बच्चा ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन ताकवा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी ना उसको उसके फादर की बातों को याद आने लगता है। और इसके बाद ताकवा ना जॉर्ज को कॉल मिलाता है, और जॉर्ज ना उसको एक बार के बारे में बताता है। और ताकवा उस बच्चे को लेकर वहाँ पे जाता है, और साथ ही बाकी के एम्प्लॉयज भी वहाँ पे आ जाते हैं, और कोमिया को ना बच्चे के साथ बाहर रुकने के लिए बोलते हैं, और बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। और शिन्सो ना वहीं पे होता है, और उसकी हालत ना सच में काफी ज्यादा खराब थी। और वो अपने एम्प्लॉयज को देख के बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो ना वहाँ पे अपने डिवोर्स फॉर्म को भर रहा था, और वो ना वहाँ पे बार बार अपना सिग्नेचर कर रहा था, और बार बार उसको इरेज कर रहा था। वो सुबह से यही प्रोसेस में लगा हुआ था। और शिन्से ना उस पेपर को काफी ज्यादा गाली बकता है कि इस पेपर के कारण मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और मुझे अपनी पुरानी लाइफ फिर से वापस चाहिए। और इसके बाद ना वो अचानक से वहाँ से भागने लगता है फिर से, और बच्चा ना अपने फादर को देख के आवाज लगाने लगता है। और शिन्सो ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वहाँ से भाग जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद ना तभी वहाँ पे जॉर्ज आता है, और सभी लोग ना जॉर्ज को सारी सिचुएशंस के बारे में बता देता है। और इसके बाद जॉर्ज ना उन सभी को अलग अलग होकर ढूंढने के लिए बोलता है शिन्सो को। और ताकवा और बाकी लोगों को ना शिन्सो मिल भी जाता है, जो कि गोरिल्ला की तरह एक्टिंग कर रहा था, और वो ना वहाँ पे भागने लगता है। और ताकवा ना उसका पीछा करता है, मतलब कि तीनों, और वो तीनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा थक जाते हैं। और जो बच्चा होता है ना वो भी भाग रहा होता है, लेकिन तभी रिका उसको पकड़ लेती है। और वो बच्चा ना वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था, और केवल अपने पापा को आवाज लगा रहा था। और ये बातें सुनकर ना रिका को अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, और वो ना उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जॉर्ज जो होता है ना वो शिन्सो को एक पंच मारता है, और वो बोलता है कि शायद इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, अब वो ठीक हो जाएगा। और शिन्सो भी काफी ज्यादा रो रहा होता है, और बोलता है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, और मैं जानवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इंसानों की जिंदगी बहुत जी ली है, और अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ह्यूमन बनता ही नहीं, और अगर मुझे पता होता कि मेरी ऐसी हालत होने वाली है तो मैं कभी शादी ही नहीं करता। और ये देख के ना भाई बाकी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी उसका बेटा उसके पास आता है, और वो ना काफी ज्यादा रो रहा होता है। और इसके बाद शिन्स को बताने लगता है कि पिछले रात को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और इसके लिए ना मैं एक काफी अच्छा सा गिफ्ट खरीदने लगा था, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स का बोल दिया। और ये सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। और वो बताने लगता है कि आज तक कभी भी मेरी और मेरी वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था, और मुझे तो लगा था कि हम एक आइडियल कपल है, बट अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफिस में ना सभी लोगों का मूड एकदम ऑफ होता है, और उनकी बॉस उनको चेयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, और सभी लोग अभी भी अपसेट होते हैं। और शिनको तो ऑफिस भी नहीं आया था, क्योंकि उनकी फैमिली मीटिंग होने वाली थी, और सभी के मन में यही चल रहा था कि क्या उनका डिवोर्स होगा। अगर डिवोर्स होगा ना तो उनके बच्चे के फ्यूचर पे ना काफी तगड़ा वाला असर होगा। और इसके बाद कुछ औरतें बात करने लगती है कि लड़कों को समझ में ही नहीं आता, केवल गिफ्ट देने से नहीं हो जाता, घर के काम भी करने होते हैं। और ये बात सुन के ना वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, मतलब कि लड़के लोग। और गोंडा ना वहाँ पे ताकवा को थोड़ा वार्निंग देने लगता है कि भाई तेरी भी तो शादी होने वाली है ना। और ताकवा ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, और सोच रहा था कि उसकी सिचुएशन भी एकदम मेरी तरह हो रखी है। और तभी उसको सामने से ना रिका दिखाई देती है, जो कि आ रही होती है काफी बड़ा पार्सल लेके, और ताकवा ना उसकी हेल्प करवाने के लिए जाता है। और रिका ना उसकी
तरफ देखती नहीं है बट फिर भी शुक्रिया बोलती है और ताकवा सोचता है कि यह अभी तक मुझसे नाराज है। और रिका बताती है कि मैं आशा करती हूँ कि शिन से डिवोर्स ना ले क्योंकि उनका बेटा चाहता है कि उनके पेरेंट्स एक साथ रहे और ताकवा को समझ में नहीं आता कि उसको क्या बोलना चाहिए। और इसके बाद हमें ऑफिस के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिका सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार मैं ताकवा से कैसे बात करूं। और पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि आज से हम दोनों ना एक साथ रहेंगे और वो ये सारी बातें सोच रही होती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है और वो पर्सन ना और कोई नहीं नाव होती है और वो ना रिका के पास जाके ना उससे मदद मांगने लगती है। रिका जो होती है वो नाव को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन नाव तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसको उसका एड्रेस ही नहीं मिलता। और जब वो एड्रेस दिखाती है ना रिका को तो वो देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो दोनों ना अपने घर के सामने खड़े होते हैं और रिका और नाव ना दोनों अगल बगल में रहते थे। और इसके बाद नाव तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने वर्क प्लेस का ना एक कार्ड भी देती है ताकि वो वहाँ पे आ सके। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिका सोच रही होती है कि क्या उसको नाव के बारे में ताकवा को बताना चाहिए, बट वो उसको नहीं बताती क्योंकि उसको लगता है कि शायद ताकवा को उसके बारे में पता होगा। और इसके बाद जब वो घर जा रही होती है ना तभी उसको रिका के वर्क प्लेस के बारे में याद आता है और वो ना वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है। और रिका ना बाहर से देखने लगती है और नाव ना एक ग्लास बना रही होती है और टीचर उसको देख रही होती है और नाव ना एक काफी सुंदर सा ग्लास बनाती है। और ये देखने के बाद ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी होती है। बट फनी बात तो ये थी कि टीचर को वो ग्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ना उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए बोलती है। और इसके बाद ना रिका वहाँ से जाने लगती है और नाव ना अंदर से बाहर निकल के आती है और वो रिका को देख के उसको बुलाने लगती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम अंदर क्यों नहीं आ रही थी। और रिका बताती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और नाव बोलती है कि इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है। और इसके बाद ना नाव ना रिका के घर पे ना पार्टी करने के लिए बोलती है और रिका वहाँ पे मना कर रही होती है, लेकिन नाव उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। और नाव इतना ज्यादा खुश होती है ना इस बात पे ना रिका उसको मना नहीं कर पाती। और इसके अगले सीन में ना दोनों हमें रिका के घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे दोनों ही जूस पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और रिका बताती है कि पहली बार है कि कोई उसके अपार्टमेंट में आया है। और इसके बाद नाव ना वहाँ पे काफी सारे जूस के कैन निकालती है और ये देखने के बाद ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि नाव का ना एकदम फुल पैक पीने का प्लान होता है। और वो बताने लगते हैं कि जिस गिलास में हम जूस पी रहे हैं वो गिलास भी उसी ने बनाया है। और इसके बाद रिका पूछती है कि आखिरकार तुमने गिलास में कलर कैसे ऐड किया। और नाव बताती है कि वो मैंने स्टोन्स की मदद से किया है। और वो बताती है कि पहले भी वो बचपन में रिवर्स में से स्टोन को कलेक्ट किया करती थी और वो ना अपनी पूरी लाइफ रिवर और माउंटेन के बीच में ही बिताई थी। इस कारण ना उसको एक सीक्रेट प्लेस भी मिला हुआ है उसके जंगल के बीच में। और इसके बाद नाव और भी काफी सारी चीजें बताती है जैसे कि इन्वायरमेंट और के बारे में बात करने लगती है। और तभी नाव बोलती है कि मेरी टीचर ना सच में काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि वो मुझे हर वक्त पे डांटती रहती है, बट मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने आप पे ज्यादा ध्यान दूंगी। और रिका भी वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि नाव सच में काफी ज्यादा बढ़िया लड़की है। और इसके बाद ना नाव उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हें आज परेशान कर दिया और कोई और चीज है क्या जो कि तुम्हें परेशान करता हो। और रिका बोलते है कि नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत मैप रीड करते टाइम ना थोड़ा टेंशन होता है। और वहाँ पे जो रिका होती है ना भाई वो काफी ज्यादा गिलास पिए जा रही थी। और तभी नाव बोलते है कि मुझे पता लगा कि तुम और ताकवा शादी नहीं करने वाले हो और ये मुझे ताकवा के पेरेंट्स ने बताया है। और रिका भी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं बस। और तभी रिका जो है ना वो वहाँ पे ना काफी सारी चीजें बताने लगती है और वो सोचने लगते है कि मुझे नहीं लगा था कि ताकवा के पास ना इतनी क्यूट सी एक लड़की होगी। और वो ना नाव से ना एक क्वेश्चन पूछने वाली होती है, लेकिन तभी उसको थोड़ा अजीब सा रियलाइज होता है, शर्म सा आता है और वो ना नहीं पूछती इसके बाद। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम दोनों का फेक रिलेशनशिप है और साथ ही हम दोनों एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा जानने का कोई हक नहीं है। और वहाँ पे ना नाव उसको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है, परेशान होती है मतलब की। और तभी रिका अचानक से पूछ लेती है कि क्या ताकवा हमेशा से इतना ज्यादा शांत था। और इसके बाद नाव बताने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो ना पहले काफी ज्यादा शैतान हुआ करता था, मैं उसको अपने सीक्रेट प्लेस पे भी लेके जाया करती थी। और वो बताती है कि एक दिन खेलते खेलते इतना ज्यादा टाइम हो गया था कि वहाँ पे अंधेरा हो गया था और मैं उसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगी थी, लेकिन जो ताकवा था उसने मुझे वहाँ पे हंसाने की कोशिश की, काफी सारे जुगनों को पकड़ के लाए मेरे सामने और साथ ही मुझे वो घर पे भी लेके गया। और मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, बट उसने मुझे बचाया भी था वहाँ पे। और रिका बोलते है कि अभी का ताकवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और तभी नाव बोलते है कि अगर ऐसी बात है तो हम ताकवा को यहाँ पे बुलाते हैं और सब चीज क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद नाव ना ताकवा को कॉल मिलाने लगती है और रिका उसको मना कर रही होती है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और वो ताकवा को कॉल मिला देती है। और ताकवा को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसके बारे में नाव से पूछने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही नाव कॉल काट देती है। और कॉल कट करते ही नाव वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये देख के ना रिका भी काफी हैरान होती है, वो उसको उठाने की कोशिश करती है बट उसका कुछ फायदा नहीं होता। और इसके बाद रिका ना वहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे ताकवा भी आता है। और जैसे वो दरवाजा खोलता है ना तो रिका होती है वहाँ पे और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो ना उसको देखने के बाद काफी ज्यादा डर भी जाता है। और घर के अंदर आने के बाद ना ताकवा नाव को उठाने
उठाने लगता है और रिका बोलते है कि तुम उसको सोने दो और मेरे पास आके बैठो और मुझसे बात करो। और इसके बाद रिका बोलने लगता है कि उस टाइम पे जो तुम अपना सेंटेंस पूरा करने वाले थे ना, वो मेरे सामने अभी पूरा करो। और ताकुआ काफी हैरान होता है और रिका बोलते है कि तुम्हें याद तो है ना। और ताकुआ बताता है कि मैं बोलने वाला था कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये चीज सुनने के बाद ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने ना कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया था। और इसके बाद ताकुआ ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं बात करने में ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं बचपन में हमेशा चाहता था कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रिका भी बताती है कि ह्यूमन के इमोशन को समझने में ना मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और इसके बाद ना उसकी मदर का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे उसकी मदर उसको कुछ समझा रही होती है। और इसके बाद फिर से वो बोलने लगते हैं कि इसमें ताकुआ सारी तुम्हारी गलती है, क्योंकि रिका ना अपनी फीलिंग्स को छिपा नहीं पा रही थी और ताकुआ को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको अब क्या बोलना चाहिए। और तभी ताकुआ ना अचानक से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ना अपनी रियल की गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद रिका वहाँ पे ना एकदम से ब्लैंक हो जाती है, उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या बोलना चाहिए। और उस कमरे का माहौल जो होता है ना भाई, वो एकदम सन्नाटे वाला हो जाता है। और ताकुआ भी सोचता है कि भाई मैंने क्या बोल दिया और क्या मुझे ये बोल देना चाहिए कि मैं मजाक कर रहा था, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो रही थी। और ताकुआ अपने मन में सोचने लगता है कि प्लीज रिका कुछ बोल दो, नहीं तो मैं अभी कुछ कर लूंगा यहाँ पे। और रिका अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार ये मेरे जैसे बोरिंग पर्सन के साथ डेट पे क्यों जाना चाहता है, और मुझे तो रोमांस का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके बाद वो अपने बचपन की बातें बताने लगती है कि जब लड़के उसके पास आने की कोशिश करते थे ना, तो वो उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और हाई स्कूल में भी वो लड़कों से ना काफी ज्यादा दूर रहा करती थी। और अब ये कैसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पे उसको पता ही नहीं कि आखिरकार इस सिचुएशन में करना क्या होता है, मतलब कि उसने प्रपोज किया तो उसको बोलना क्या है, यही नहीं पता आखिरकार रिका को। और ताकुआ तो अब ये दुआ करने लगा था कि भाई तू ना भी बोल दे, मैं उसमें भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ना एकदम शांत हो गया था। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे प्रेयर करने लगते हैं कि नाव जल्दी से उठ जाए ताकि यहाँ का सिचुएशन थोड़ा ठीक हो सके। और तभी अचानक से ना ताकुआ खड़ा होता है और वो नाव को ना खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगता है। और जैसे वो रूम से चला जाता है ना, तभी रिका वहाँ पे थोड़ा सांस लेती है और वो थोड़ा रिलैक्स सा फील करती है। और ताकुआ तो मतलब कि अलग ही नशे में हो चुका था, बिना पिए वो नशे में हो चुका था मतलब कि, और वो रिका को लेके जा रहा था। और इसके अगले दिन ना हमें रिका दिखाई जाती है, जिसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और उसको पिछली रात की ना सारी बातें याद थी, कैसे ताकुआ ने उसको कन्फेस किया था। और वो सोच रही थी कि आखिरकार मैं ताकुआ को फेस कैसे करूंगी, क्योंकि 30 मिनट तक ना वो ऐसे ही बैठी हुई थी और उसने ताकुआ को कोई भी जवाब नहीं दिया था। और इसके बाद वो ऑफिस जाते हैं ना, तो उसको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आज ताकुआ ऑफिस ही नहीं आया होता। और इसके बाद ऑफिस में ना सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तभी ऑफिस में एंट्री ना सेंसो की होती है और उसने ना अपना पूरा लुक ही चेंज करवा लिया था भाई। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा लुक क्यों करवाया। और इसके बाद रिका जो होती है ना, वो ताकुआ को कॉल मिलाने वाली होती है, बट उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत ही नहीं इकट्ठी हो रही थी कि वो ताकुआ को कॉल मिलाए। और इसके बाद हमें ताकुआ दिखाया जाता है, जो कि वो भी भाई काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है, क्योंकि रिका ने ना भाई उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। और वो सोच रहा होता है कि काश मैं अपना पिछला दिन ना फिर से जी पाता, ताकि मैं दोबारा से सब कुछ ठीक कर पाऊं। और तभी वो नोटिस करता है कि वो अपने कैट की तरफ ना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, इस कारण उसकी कैट ना काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। बट वो ना अपनी कैट को फिर से इग्नोर करके ना लड़कियों के बारे में बात करने लगता है कि बचपन में मैं उनसे बात किया होता तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। बट तभी अचानक से डोरबेल बजता है और वो फिर से सोचने लगता है कि कहीं डोर पे रिका तो नहीं है ना। और वो सोचता है कि शायद वो मुझसे माफी मांगेगी और वो भी मुझे आई लव यू लाऊं। और इसके बाद वो ताकुआ को बोलता है कि मेरे साथ चलने के लिए और हेल्प करने के लिए। और ताकुआ हैरान होते वो बोलता है कि भाई तू ठीक तो है ना, तू बोल क्या रहा है। और इसके बाद वो दोनों ना कैफे में बैठे होते हैं और वहाँ पे गोंडा ना उस ऐप के बारे में बताने लगता है कि उसने ना 60,000 रुपए से भी ज्यादा इस ऐप में स्पेंड किए हैं, मतलब कि अपना प्रोफाइल अच्छा बनाने के लिए। और साथ ही हमारे ऑफिस में जितने भी शादीशुदा लोग हैं ना, वो सभी पहली बार डेटिंग ऐप पे ही मिले थे। और तभी ताकुआ बोलता है कि तुम तो कुमेया को पसंद करते हो ना। और गोंडा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, बट मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं बस यंग हूँ, उसके अलावा ना ही मेरी शकल अच्छी है और ना ही मेरी अर्निंग अच्छी है। और मुझे नहीं लगता कि कुमेया मुझे बिल्कुल भी भाव देने वाली है। और उसके साथ मैंने और भी कई लड़कियों से बात किया था, लेकिन उन सभी लड़कियों ने मुझे इग्नोर मार दिया और कोई भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे। और जब भी मैं किसी लड़की से मिलता था ना, तो वो लड़की मुझे काफी ज्यादा डरावनी लगती थी और उसका जितना भी कॉन्फिडेंस था ना, वो सभी खत्म होने लगा था। लेकिन वो आज एक नई लड़की से मिलने के लिए जा रहा था और वो ना एक आउटफिट पहन के जाता है, एक आइडियल कॉस्ट्यूम होता है। और ताकुआ बोलता है कि आखिरकार भाई तू ये क्यों पहन रहा है। और वो बोलता है कि मैं इसलिए ये पहन रहा हूँ ताकि हम दोनों ना एक दूसरे को काफी आसानी से पहचान जाए, और हम दोनों ही ना आइडियल के काफी ज्यादा फैन है। और वो बताने लगता है कि वो लड़की ना 28 साल की है और वो ना मुझसे काफी ज्यादा बड़ी है, और उसको डर लग रहा था कि कहीं ये लड़की भी स्कैरी ना निकले, इसलिए वो ताकुआ को अपने साथ लेके जाता है। और वो ना वेट कर रहा था उस लड़की का, और ताकुआ दूर खड़ा होता है। और ताकुआ सोचता है कि अच्छा तो रोमांस इस चीज को बोलते हैं, और मेरी हालत भी एकदम
गोंडा की तरह, ना ही तो मेरे पास शक्ल अच्छी है और ना ही मैं ज्यादा अर्निंग करता हूँ, और मैं भी काफी जल्दी बुढ़ा हो जाऊंगा और मेरे पास भी अभी तक एक भी लड़की नहीं है। और इसके बाद तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और देखने में तो भाई ये लड़की बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लग रही थी। और इस लड़के का नाम ना काउरी होता है और वो गोंडा को बोलती है कि मेरी तरह तुम भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो। और गोंडा भी बोल रहा होता है कि तुम अपने फोटो से तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही हो। और काउरी बताती है कि मैं बस अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ना इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनती हूँ। और इसके बाद ना वो दोनों ना अपना डेट कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद वो लोग काफी सारा खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और शाम भी हो जाता है। और इसके बाद काउरी बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो अब जाना पड़ेगा। और गोंडा थोड़ा उदास हो जाता है उस टाइम पे, लेकिन तभी काउरी ना अपना मोबाइल नंबर उसको देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें 10 बजे के करीब कॉल करूंगी। और गोंडा ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस ऐप की भी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और रात में 10 बजे ना सच में काउरी के साथ बात भी करता है और ऑफिस में भी ना वो अगले दिन काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बारे में ना वो ताकवा को भी बताता है और ताकवा भी काफी ज्यादा हैरान होता है ये सब सुन के। और तभी गोंडा बोलता है कि मास्टर मैंने डिसाइड कर लिया है, अब ना मैं काउरी के साथ शादी करने वाला हूँ। और इसके बाद गोंडा और ताकवा दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और ताकवा मन में सोच रहा होता है कि भाई हम दोनों कब से इतना ज्यादा एक साथ रहने लगे। और ताकवा बोलता है कि भाई तुझे ना इतना ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, तुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है उसके बारे में। और तभी ताकवा बोलता है कि तू शादी करने के लिए इतना ज्यादा जबरदस्ती क्यों कर रहा है। और गोंडा बोलता है कि मेरे बारे में लोगों को नहीं पता और प्लीज तू ऑफिस के कलीग को ना इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। और इसके बाद ना वो अपने पास्ट की बात बताने लगता है कि कैसे उसके मदर फादर हमेशा लड़ा करते थे, लेकिन उसका बड़ा भाई जो था ना वो उसका काफी साथ दिया करता था, मतलब कि गोंडा का। और वो दोनों ना हमेशा काफी ज्यादा रामन खाया करते थे और शायद इसी वजह से मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया। बट मैं अब चाहता हूँ कि मेरा भी बच्चा हो, मेरी शादी हो और मैं उनको काफी अच्छी लाइफ दूं। और काउरी के साथ जब मैं रहता हूँ ना तो मुझे यही फीलिंग्स आती है और मैं काफी अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। और ताकवा भी इस पे उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए फिर। और इसके बाद ना गोंडा ना काउरी को मिलने के लिए बुलाता है और काउरी उससे मिलने के लिए भी आती है और वो सीधा बोल देता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये बातें सुन के ना वहाँ पे काउरी जो होते हैं ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान होती है और काउरी बोलती है कि इसके लिए तुम श्योर तो हो ना। और गोंडा एकदम श्योर होता है और तभी काउरी ना गोंडा को अपने साथ ना कहीं लेके जाती है और वो ना एक टेक केयर होम में लेके जाती है जहाँ पे वो एक बच्चे को बाहर लेके आती है। और ये बच्चा ना काउरी का ही होता है और वो ना सिंगल मदर होती है। और इसके बाद दोबारा काउरी पूछती है कि अब तो तुम श्योर हो ना, लेकिन वहाँ पे गोंडा कुछ नहीं बोल पाता, उसको समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार क्या बोलना चाहिए। और काउरी बोलती है कि तुम अपने आप पे ना इतना ज्यादा जोर मत डालो। और इसके बाद उसको गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद गोंडा ना ताकवा के साथ होता है और वो बताता है कि वो मदर है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम पे ना मैं कुछ ज्यादा पैनिक हो गया था, इस कारण मैं कुछ नहीं बोल पाया और शायद जो मेरे पास एक मौका था मैंने वो भी गवा दिया। और इसके बाद ना गोंडा सोचता है कि मैं ना एक बार काउरी से फिर से बात करूंगा और वो बैंक जाके ना अपनी स्टेटमेंट भी चेक करता है कि क्या वो एक बच्चे को अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं। और वो ये कर सकता था। ऑफिस टाइम में वो काफी ज्यादा परेशान होता है। और इसके बाद गोंडा ना कैफे में मिलने के लिए ना काउरी को एक मैसेज करता है और वो मैसेज ना काउरी देख भी लेती है। और गोंडा तो कैफे में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने उस टाइम पे कैसा रिएक्शन दिया था जब मैंने उसके बच्चे को देखा था तब। और वहाँ पे ना काउरी नहीं आती, उसकी जगह ना कोई दूसरी लड़की आती है और इसका नाम ना इचिका होता है और ये काउरी की फ्रेंड होती है। और ये बोलती है कि उसने ना मुझे एक मैसेज भेजा है, मतलब कि खुद नहीं आ सकती थी और उसने बोला था कि तुम चिंता मत करो। और इस बात पे ना गोंडा काफी निराश हो जाता है। और इचिका पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और गोंडा बताता है कि नहीं, मैंने बस उसको एक बार डेट किया था। और इचिका बताने लगती है कि मैंने भी अपने बच्चे का यूज किया है लोगों को भगाने के लिए, लेकिन काउरी इस टाइप की लड़की नहीं है। और इसके बाद वो तभी ना गोंडा का पासबुक भी देख लेती है और इचिका को ना समझ में आ जाता है कि गोंडा ना काफी ज्यादा सीरियस था काउरी को लेके। और इसके बाद हमें ना गोंडा दिखाया जाता है ताकवा के साथ और वो बोलता है कि अब मैं शादी से रिलेटेड ना ज्यादा बातें नहीं करूंगा। और इसके बाद ना गोंडा ना काफी ज्यादा रोने लगता है कि उसने ना काउरी की फीलिंग्स को ना हर्ट कर दिया और वो अपने आप को काफी कोस रहा होता है। और ताकवा सोच रहा होता है कि गोंडा भाई तू सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि तुम दूसरों के फीलिंग्स को समझ पाते हो, लेकिन मैंने रिका की फीलिंग्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और मैंने उसको हर्ट कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है ताकि मैं रोऊं। और इसके बाद हमें काउरी दिखाई जाती है जो कि ना गोंडा के साथ अपनी फोटोज को ना डिलीट करने वाली होती है, बट वो वहाँ पे डिलीट नहीं करती। और इसके बाद हमें रिका दिखाई जाती है जो कि ताकवा को कॉल मिलाने वाली होती है, बट वो कॉल नहीं मिला पाती क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कॉल पे उसको क्या बोलेगी और उसको काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है और वो कॉल नहीं मिलाती। और तभी वहाँ पे नाव आ जाती है और वो ना वहाँ पे रिका से माफी मांगने लगती है और उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई होती है, क्योंकि वो पार्टी में उसके घर पे गई थी बट वहाँ पे पी के बेहोश हो गई थी। और इसके बाद ना रिका उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कितना कुछ याद है। और नाव बताने लगती है कि हमने केवल 3 ही तो ड्रिंक किया था, इसका मतलब कुल मिला के जितनी भी उनके बीच में बातचीत हुई थी ना और जितना भी सीन हुआ था वो सब कुछ उसने नशे में किया था। और ये सुन के ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान होती है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और उसको ना मदर की बात याद आने लगती है और मदर वहाँ पे बताती है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है ना तुम वो कर सकती हो। और रिका बताने लगती है कि वो डिसीजन लेने में ना काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि उसको डिसीजन लेना आता ही
ही नहीं है। और ये चीज ना नाव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और तभी नाव बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ग्लास मेकिंग का काम कर सकते हो मेरे साथ, और वो भी एकदम फ्री होगा। और रीका भी वहाँ पे हाँ बोल देती है और अगले दिन ना रीका उसके वर्कशॉप में चली भी जाती है। और रीका को देखने के बाद ना वहाँ पे नाव काफी ज्यादा खुश होती है और टीचर भी उसकी होती है वहाँ पे। और रीका जो होती है ना वो वहाँ पे पहले ही बने बनाए ग्लास को चेक करने लगती है और रीका ना उन सारी चीजों की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और नाव बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सारी चीजें तुम भी बनाने वाली हो। और टीचर जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद नाव जो होती है ना वो रीका को टिप्स देने लगती है कि आखिरकार किस तरीके से ग्लास में फूंक मारना है और कितने प्रेशर पे उसको बनाना है। और ये सारी चीजें करने के बाद ना रीका को भी फील होने लगता है कि सच में भाई ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे टीचर भी वापस आ जाती है और रीका का काम ना एक तरह से कंप्लीट हो ही गया था, बस पॉलिश का काम बचा हुआ था और नाव वो कर रही होती है। और रीका मन में सोचती है कि ये सारी चीजें करने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि ग्लास मेकिंग का काम करने के बाद मुझे काफी रिलीफ सा फील हो रहा है। और इसके बाद वो ताकवा के कन्फेशन के बारे में सोचने लगती है और फिर वो मन में सोचने लगती है कि बचपन में ना मैं अपने फीलिंग्स को ना छिपा के रखा करती थी ताकि मैं अपने मदर को ज्यादा परेशान ना कर सकूं, बट ये मेरे ऊपर ही बैकफायर हो गया और फिलहाल मैं अपनी डिसीजन अपने आप भी नहीं ले पाती। और एक दिन उसकी मदर ने बोला था कि तुम्हें जैसे रहना है ना रीका तुम वैसे रह सकती हो। और रीका बताती है कि ये सारी चीजें ना सोचने में काफी ज्यादा आसान लगता है बट करने में नहीं, और फिलहाल मेरी पर्सनैलिटी जैसी है ना मैं उसी पर्सनैलिटी में रहने वाली हूँ। और इसके बाद रीका का ग्लास ना फाइनली बन चुका होता है और रीका बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार बना है। और नाव बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा है। और वहाँ पे टीचर भी बोलने लगती है कि हाँ नाव ने सही बोला, ये काफी अच्छा बना है। और अपनी तारीफ सुनने के बाद ना रीका को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कुछ टाइम बाद ना रीका वहाँ से जाने वाली होती है और नाव बोलती है कि जैसे ही ग्लास ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ये मैं तुम्हारे घर पे ला दूंगी। और रीका जाते वक्त सोच रही होती है कि आखिरकार वो उस ग्लास का करेगी क्या। और रास्ते में ना तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखने के बाद ना काफी हैरान हो जाती है। और वो ना अगले दिन उससे मिलने के लिए बुलाया था और इसके अगले दिन ना रीका रेडी हो रही थी उस पर्सन से मिलने के लिए और वो ना काफी ज्यादा तैयार भी होती है और वो निकल जाती है उससे मिलने के लिए। और उस टाइम पे ना उसके पर्स में ताकवा का फोन भी आ रहा होता है, लेकिन रीका का फोन साइलेंट पे होता है, इस कारण वो कॉल को पिक नहीं करती और वो ना रेस्टोरेंट में जाके बैठी होती है। और तभी वहाँ पे एक स्टाइलिश लेडी आती है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, ये ना रीका की मदर होती है। और रीका की मदर को ना वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे रेगुलरली आती हो। और रीका वहाँ पे हाँ बोलती है, बट सच बात तो ये था कि रीका भी वहाँ पे पहली बार आई थी। और इसके बाद रीका ना उन बैग्स के बारे में पूछने लगती है जो कि मदर के पास होता है और मदर बताने लगती है कि मैंने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ना काफी सारे कपड़े खरीद लिए, इनमें से कुछ रीका के भी होते हैं। और वो ना वहीं पे खोल के दिखाने लगती है और इसके बाद वो खड़ा करके ना उसको नापने भी लगती है, मतलब कि रीका के शरीर से। और रीका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था क्योंकि वो फिलहाल बाहर है और बाहर काफी ज्यादा अजीब भी लगता है। और रीका की मदर ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो आउटफिट ना रीका को एकदम सही आ रहे थे। और रीका सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, मेरी मदर स्टार्टिंग से ही ऐसी है और मुझे लगा था कि मैं उनसे कुछ एडवाइस लूंगी, बट आपका सिचुएशन देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना ही लूं तो बढ़िया रहेगा। और तभी मदर ना जॉब के बारे में बात करने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें काफी कम सैलरी मिलती है और अगर तुम चाहो तो मैं एक तुम्हें काफी अच्छी जॉब दिलवा सकती हूँ। और काफी ज्यादा अपनी तारीफ करती है, बट तभी रीका बोलती है कि नहीं मदर, मुझे जॉब काफी ज्यादा पसंद है और मैं यही करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद ना मदर काफी ज्यादा हैरान होती है बट काफी ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि रीका ने ना यहाँ पे अपना डिसीजन खुद लिया कि उसको वहीं पे जॉब करना है और उसकी लाइफ है तो वो अपने आप ही डिसाइड करेगी ना। और इसके बाद ना रीका की मदर ना उसके गोल्स के बारे में बात करने लगती है, ड्रीम्स के बारे में नहीं बल्कि गोल्स के बारे में। गोल्स और ड्रीम्स में काफी ज्यादा अंतर होता है, अगर आपको ना पता हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद रीका सोचने लगती है कि मेरी मदर ना काफी ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने अकेले ही मुझे बड़ा किया और वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं अपनी मदर की तरह कभी बन पाऊंगी। और साथ ही ना ही मैं कोई ज्यादा सपना देखती हूँ और ना ही मेरे कोई ज्यादा दोस्त है, मुझे बस मैप्स देखना अच्छा लगता है। और तभी मदर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें शादी कब करना है। और रीका ये सुनने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि फिलहाल तो मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। और मदर बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें शायद कोई पसंद है और मैं तो अपनी शादी में काफी गंदी तरीके से फेल हो गई, इस कारण तुम्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों में रहना पड़ा और इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारे साथ भी हो, इस कारण मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलूंगी और काफी ज्यादा बातचीत करूंगी। और ये सुनने के बाद ना रीका भी काफी हैरान होती है और फिर से ताकवा का फोन आता है रीका के पास, बट फोन साइलेंट पे होता है ना, इस कारण वो फिर से कॉल पिक नहीं करती। और हमें ताकवा भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा था और सोच रहा था कि शायद रीका मेरे से काफी ज्यादा नाराज है, इस कारण फोन नहीं पिक कर रही मेरा। और इसके बाद तभी ताकवा सोचने लगता है कि अब वो ना और भी ज्यादा रीका को परेशान नहीं करेगा और अब उसको कॉल नहीं मिलाऊंगा मैं। लेकिन तभी अननोन नंबर से ना उसके पास कॉल आता है और उसको लगता है कि ये वही नंबर है जो कि पहले कॉल आया करता था उसके पास। और वो जैसे ही कॉल पिक करता है ना तभी उसको पता लगता है कि वो तो कैट सर्विस वालों का कॉल था। और इसके बाद हमें रीका दिखाई जाती है जो कि अपनी मदर को गुड बाय बोलती है, मतलब कि उसके मदर अब घर
जा रही होती है और जाते वक्त भी उसके मदर ना काफी ज्यादा बकवास कर रही थी और रिका वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी अपनी मदर की बकवास सुन के। और इसके बाद हमें मदर दिखाई जाती है जो कि कॉल पे बात कर रही होती है और बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा और क्या ये सच्ची बात है ना कि रिका की शादी होने वाली थी। और इसके बाद रिका जब अपना फोन देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकवा ने ना उस पर काफी ज्यादा कॉल किया था बट उसका फोन तो साइलेंट पे था और उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला था। और इसके बाद रिका अगेन सोचने लगती है कि क्या उसको कॉल बैक करना चाहिए और मैं कॉल बैक में जवाब क्या दूंगी कि माफ करना कि मैंने उस दिन तुम्हारा रिप्लाई नहीं किया या फिर मैं अभी फोन उठाना भूल गई, दोनों में से क्या बोलूं मैं। और इसके बाद ना उसको फिर से अपनी मदर की बात याद आने लगती है और तभी रिका सोचने लगती है कि आखिरकार ताकवा को मुझे पसंद क्या है। और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा बोरिंग पर्सन हूँ और मेरे बारे में ताकवा को अगर अच्छे तरीके से पता होना तो वो मेरे से काफी ज्यादा बोर हो जाएगा। और इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जहाँ पे उसपे ना एक बंदे का मैसेज आया होता है और एक बंदा ना उसको एक जगह पे मिलने के लिए बुला रहा था अकेले। और ये देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो इतना ज्यादा डर जाती है ना कि उसको लगता है ना कि कोई नया तरीके का स्कैम है और वो ना अपने घर भाग जाती है डर के मारे। और 3 दिन तक ना भाई वो स्कूल ही नहीं गई थी, घर में ही रहती है। बट फनी बात तो ये थी कि 3 दिन ना उसके स्कूल का छुट्टी नहीं हुआ था बल्कि 3 दिन स्कूल की छुट्टी होती है और वो ना हॉलीडे वाले दिन ही होते हैं। और रिका के पास ना लगातार उस बंदे का कॉल और मैसेजेस आए जा रहे थे बट रिका उसका कॉल भी नहीं पिक करती और साथ ही मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। और इसके बाद जब वो स्कूल जाती है तो उसको पता लगता है कि जिस बंदे ने उसके पास मैसेज और कॉल किए थे ना वो काफी घंटों तक ना रिका का वेट कर रहा था और वेट करते करते उसको बुखार भी लग गया था और फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में है। और इसके बाद उसको पता लगता है कि ये किसी भी तरीके का स्कैम नहीं था और प्रेजेंट में भी सोच रही होती है कि सच में मेरी हरकतें काफी ज्यादा मूर्खों वाली है। और इसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि फाइनली वो ताकवा को फेस ऑफ करने वाली है और वो उससे पूछने वाली है कि आखिरकार वो मुझे पसंद करता क्यों है। और ये फालतू का प्यार मोहब्बत वाली चीजें है ना, मैं इनको बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दूंगी। और इसके बाद वो ताकवा के घर पे जाती है और ताकवा जैसे दरवाजा खोलता है ना वो रिका को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और तभी रिका वहाँ पे बोलती है कि हमें ना एक डेट पे जाना चाहिए। ताकवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है बट वो लास्ट में डेट पे जाने के लिए मान जाता है। और जाने से पहले ना रिका ताकवा से ना माफी भी मांगती है क्योंकि वो उसका कॉल पिक नहीं कर पाई थी। और रिका के जाने के बाद ना ताकवा सोच रहा होता है कि भाई आखिरकार आज हो क्या गया, रिका ने कैसे मुझसे डेट के लिए पूछ लिया। और इसके अगले दिन ना ताकवा अपने डेट वाले लोकेशन पे निकल जाता है और जाते वक्त ना ताकवा सोच रहा होता है कि पिछले दिन मैं कितना ज्यादा घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था कि रिका मुझसे नाराज है क्योंकि वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही थी बट अचानक से आज मैं डेट पे जा रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे डेट के लिए क्यों आए हैं। और तभी ना वहाँ पे रिका भी आ जाती है और रिका ना ताकवा को देख के बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम कंफर्टेबल शूज पहन के आना बट तुमने लेदर के शूज पहन लिए क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेवल करने वाले हैं। और ताकवा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और रिका बोलती है कि अगर तुम्हें जरा सा भी बोरिंग सा फील होना तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाना। और इसके बाद वो चुपचाप चलने लगती है और इसके बाद वो जाते वक्त सोचने लगती है कि जैसे मैं नॉर्मली रिएक्ट करती हूँ सेम वैसे रिएक्ट कर रही हूँ मैं, और मैं प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाली और जैसे मैं रियल में हूँ सेम मैं वैसे ही दिखाऊंगी ताकवा को। और जैसे वो मेरी रियल पर्सनैलिटी देखेगा ना इसके बाद वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और इसके बाद जब वो आगे जाता है ना तो वहाँ पे एक स्टैचू होता है और रिका ना उसकी काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। और ये सारी चीजें ताकवा देख के ना सोच रहा होता है कि भाई आखिरकार ये कर क्या रही है और यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि कल तो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी बट आज अचानक से वो काफी ज्यादा वियर्ड लग रही है। और इसके बाद ना वो उस जगह को देखता है और तभी वो ना रिका से पूछता है कि आखिरकार हम इस जगह पे क्यों आए हैं। और रिका बताती है कि मैंने इस जगह के बारे में ना टीवी शो में देखा था। और ताकवा बताता है कि मैं भी वो टीवी शो देखता हूँ और साथ ही मैंने भी वो टीवी शो का ये वाला एपिसोड देखा था और ये बात ना रिका को भी पता था। और इसके बाद ना हमें टीवी शो का एपिसोड भी दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग ना इस जगह को ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस जगह के बारे में बता रहे होते हैं। और हमें पता लगता है कि बचपन के टाइम पे ना रिका इसी के आसपास रहा करती थी और यहाँ पे काफी ज्यादा घूमने भी आया करती थी। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ताकवा शायद अब तक तो बोर हो चुका होगा और शायद वो अब कुछ टाइम में घर चला जाएगा। और तभी ताकवा बताता है कि मैं ना शो को रेगुलर देखता हूँ बट वो शो पे जिस जगह पे जाते हैं मैं उस जगह पे कभी भी विजिट नहीं किया हूँ। और तभी रिका ना अपने मन में सोचने लगती है कि क्या ताकवा ने लास्ट वीक वाला एपिसोड देखा होगा। और इसके बाद अचानक से ना वो नॉर्मल होकर ना एकदम चलने लगती है चुपचाप। और ताकवा अगेन सोचने लगता है कि भाई ये ऐसे एक्ट क्यों कर रही है जैसे कि मुझे जानती ही ना हो। और इसके बाद ना वो लोग काफी जगह पे घूमने लगते हैं जगह जगह पे और रिका ना हर जगह कुछ लिखने लगती है। और रिका को वो सब चीजें करते हुए देखना ताकवा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है लेकिन रिका को लग रहा था कि ताकवा ना भी काफी ज्यादा बोर हो रहा है। और इसके बाद रिका ना एक जगह पे बैठती है और वहाँ पे ना एक दूरबीन भी लगा हुआ था और ताकवा ना उसमें से ना माउंटेन देखने लगता है और वो ना रिका को भी वो चीज देखने के लिए बोलता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि रिका तो आगे निकल चुकी है। और इसके बाद ताकवा भी उसके पीछे भागने लगता है और चलते चलते ना काफी ज्यादा टाइम हो गया था और ताकवा को ना वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लग रहा था। और वो ना इस बारे में ना रिका को भी बताने की कोशिश करता है बट रिका तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। लेकिन तभी ना रिका अपने बैग में से ना
ना एक बिस्किट का पैकेट निकालती है और वो ताकवा को दे देती है और इसके बाद वो अगेन चलने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद ना रिका ना उस जगह की ना हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है और इस जगह पे ना पानी की ना काफी ज्यादा कमी होने लगी थी क्योंकि पानी काफी ज्यादा गंदा आने लगा था। लेकिन उस टाइम पे ना इस रिवर ने ना पानी की कमी को पूरा किया और इस जगह की काफी ज्यादा हेल्प की, लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की। और टामागामा ब्रदर्स भी उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और उनको ना इस जगह के सेवियर के तौर पे देखा गया था क्योंकि वो ना काफी दूर दूर के गाँव में ना पानी पहुंचाया करते थे। और इसके बाद ना वो पानी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि वो लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी मदद से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और इसके बाद ना वो अपने आप को ना पुराने टाइम पे ना इमेजिन करने लगती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी पीछे से ना ताकवा की आवाज आती है कि तुमने एकदम सही बोला। और रिका ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रिका को तो लग रहा था कि ताकवा अभी तक चला गया होगा, लेकिन ताकवा बताता है कि मैंने भी इस जगह के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है और सच बताओ तो मुझे भी ये जगह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और रिका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और उसको लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दिया। और इसके बाद वो ताकवा को बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है, तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है जाने का तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ताकवा बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही हो। ये मैं पहली बार तुम्हें इतना एंजॉय करते हुए देख रहा हूँ और मुझे इतना पता लग चुका है कि तुम सच में मैप को काफी ज्यादा पसंद करती हो और क्या पता मैं ही तुम्हारे रास्ते में ना आ रहा हूँ। और रिका बोलते है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो सोचने लगते है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये चीजें ना ये एंजॉय कर रहा है, मतलब कि ताकवा एंजॉय कर रहा है, जस्ट मेरा नॉर्मल डे है और ये चीजें कभी भी किसी को पसंद नहीं आ सकती। और वो ना खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि ताकवा एक इंसान ही है ना। और इसके बाद ना वो ताकवा से क्वेश्चन पूछ लेती है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें पसंद कैसे आ सकती है और तुम्हें ये कैसे पसंद आ सकता है गिरते हुए पानी को देखना बस। और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाती। तो इसलिए ये लास्ट टाइम है जब हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अलास्का में ट्रांसफर ले लूंगी और हम ना इन सभी चीजों को खत्म कर देंगे क्योंकि मुझे ना मुझसे ही डर लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो। और ताकवा ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और वो ना रिका की सारी बातें मान लेता है। और रिका ना बोल रही होती है कि मुझे मन ही मन काफी ज्यादा रोना आ रहा है और जिस तरीके से मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा लेती हूँ, क्या मुझे अभी भी दबा लेना चाहिए। और सच बताओ तो मुझे ताकवा के साथ रहना है, मुझे उसके साथ रहना है। और ताकवा भी मन में सोच रहा होता है कि मैं हर चीज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर लेता हूँ, मतलब कि वो भी अपने मन में सोच रहा था और मैं इस चीज को इतनी आसानी से नहीं खो सकता, मेरे पास ये इकलौती चीज है। और तभी अचानक से ना ताकवा रिका का हाथ पकड़ लेता है और रिका भी ताकवा का हाथ पकड़ लेती है और दोनों ना एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और तभी अचानक से ना दोनों वहाँ पे किस कर लेते हैं और किस करते टाइम ना दोनों को रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, बट इसके बाद भी वो दोनों लगे हुए थे, किस कर ही रहे थे। और इसके बाद ना ताकवा कुछ बोलने वाला होता है लेकिन रिका उस टाइम पे ब्लैंक हो रखी थी और तभी बोलती है कि मुझे ना कुछ टाइम का वक्त चाहिए और मैं तुम्हें बताऊंगी इसके बारे में। और रिका के मन में ना काफी सारे इमोशंस फट रहे थे उस टाइम पे, मतलब कि भाई ये अलग ही लेवल की लड़की है। और रिका बताने लगती है कि हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है, बस को वर्कर है जो कि एक फेक मैरिज चला रहे हैं और हमारे पास तो ये भी अधिकार नहीं बनता कि हम एक दूसरे के घर में जाए, बट फिर भी तुम्हें पता है कि आखिरकार ये सब चीज क्यों हुआ है। और ताकवा का ना इसके पास कोई भी आंसर नहीं होता, भाई उसको किस करने का मन कर गया तो कर गया। और सच बताओ तो रिका के पास भी कोई भी आंसर नहीं होता इसका, और रिका को भी मन कर रहा होगा किस करने का तो उसने कर लिया होगा। और रिका बताने लगते है कि आज का डेट का प्लान ना उसने इसलिए बनाया था ताकि वो दोनों अलग हो सके, लेकिन सिचुएशन तो एकदम गलत ही हो गया, वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए इसके बाद। और इसके बाद रिका ना ताकवा को अपना मैप दे देती है और बोलती है कि मैं अभी घर जा रही हूँ और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे पर नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ताकवा को भी समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और रिका के जाने के बाद ना काफी ज्यादा रिलीफ सा भी फील करता है। और इसके बाद रिका जो होती है ना वो अपने घर पे जाती है और घर पे जाके ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और फनी बात तो ये होती है कि वो ना शोर मचाने वाला नहीं चिल्ला रही थी, एकदम शांत होकर चिल्लाने लगती है, साइलेंट वाला। और उसके दिमाग से ना किस वाली बात तो निकल ही नहीं रही थी, लगातार वही आए जा रही थी। और इसके बाद ना हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात कर रही थी और बात करते टाइम ना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके अगले दिन ना हमें ऑफिस का भी सीन दिखाया जाता है और दोनों ही मतलब कि ताकवा और रिका ना दोनों ऑफिस के बाहर मिलते हैं और दोनों पहले तो एक दूसरे से काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील कर रहे थे और साथ ही दोनों ना एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रहे थे वहाँ पे। और ऑफिस के अंदर भी ना जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे ना तो उस टाइम पे भी ना उनके दिमाग में ना वो किस वाली बातें ही चल रही थी। और हमें ना उनके बॉस को भी दिखाई जाती है जो कि ना उन्हीं दोनों की तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद वो उनके पास जाती है और बोलते हैं कि मुझे ना तुम दोनों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो ना उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही सीरियस होती है और ये चीज देखने के बाद ना ताकवा और रिका दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। और इसके बाद बॉस जो होती है वो ताकवा और रिका को ना एक रिपोर्ट लिखने के लिए देती है और वो ना उनके डेली लाइफ के ऊपर होने वाला था कि कैसे एक न्यूली कपल अपनी लाइफ को बिताती है। और इसके पीछे एक मोटिव था, वो ना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे और इसको ना एज अ वो स्टोरी के तौर पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि किस तरीके से उनके ऑफिस में ना एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं और दोनों एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद तो भाई उन दोनों की एकदम हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन बॉस बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है,
बस तुम ऊपर ऊपर से हाईलाइट कर देना। और इसके बाद वो दोनों कैफे में बैठ के ना इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इन दोनों को ना एक ही छत के नीचे रहना होगा। और सबसे मेन बात, उनको इस बात का शक लग रहा था कि बॉस ने ना अचानक से ये प्रोजेक्ट उनको दे दिया है, तो कहीं उनको कोई शक तो नहीं हो गया, जिस कारण वो थोड़े प्रूफ्स कलेक्ट करने के लिए ये सब हरकतें कर रही है। क्योंकि उनके पास अननोन बंदे का भी कॉल आता है जिनको उनके बारे में सब कुछ पता है। और रिका बताती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो ना अपने हाथ की तरफ देख रही थी जिसमें उसने लिख रखा था कि उसको शांत रहना है। और रिका बोलते है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए और मैं अलास्का चली जाऊंगी। लेकिन ताइकी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम अलास्का जाओ, इसलिए हम ये करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद ना रिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो मना करने लगती है। और तभी रिका बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी इस प्रोजेक्ट को करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें ना थोड़ा शांत होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। और उनकी बॉस को लगता है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रहना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा हमारे लिए। और उन सभी कामों के लिए ना हमें ताकवा के घर पे रहना होगा। और ताकवा के घर पे तो उसकी कैट भी है जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और रिका बोलते हैं कि मुझे ना सोचना पड़ेगा और इसके सोचने के लिए ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और ताकवा उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद रिका ना ट्रैकिंग पे जाती है और रास्ते में ना उसको एक काफी बड़ा पत्थर दिखाई देता है जो कि उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और वो बताती है कि मैं इस पत्थर को कितनी बार भी देख लूं, मैं इससे बोर बिल्कुल भी नहीं होती हूँ और ये सालों से बिल्कुल भी नहीं हिला। और इसके बाद वो अपने ट्रैकिंग को कंटिन्यू रखती है। और इसके बाद हमें ताकवा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि 5 दिन हो चुके थे बट रिका ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया था। और तभी अचानक से डोरबेल बजता है और दरवाजे पे रिका होती है। और वहाँ पे रहने से पहले ना रिका ने ना कुछ गाइडलाइंस भी बनाई थी जो कि वो ताकवा को बताती है ताकि वो यहाँ पे रहे तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना हो जाए। और इस बात पे ना ताकवा भी एग्री करता है। और जब वो रूल्स को देखता है ना तो उसमें पहला रूल लिखा हुआ था कि अगर कुछ भी बोलना हो ना तो उससे पहले हाथ उठाना होगा। साथ ही उनके जितने भी रूल्स थे ना उन्होंने सारे पढ़ लिए थे। और इसके बाद तभी रिका बोलते हैं कि क्या मैं अपने टेंट को सेटअप कर लूं। और ये सुनने के बाद ना ताकवा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी रिका ना एक छोटे से कोने में अपने टेंट को ओपन करती है ना तो काफी ज्यादा जगह ले लेता है। और इसके बाद ताकवा को ना काफी ज्यादा भूख लगता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम खाना बना ले। और रिका ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने डिनर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और तभी ताकवा बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी खरीद के ले आऊंगा। लेकिन रिका ना वहाँ पे मना करने लगती है। और ताकवा बोलता है कि मैं अपने लिए तो कुछ खाने के लिए लाऊंगा ही, तो साथ ही तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। और रिका वहाँ पे ताकवा की बात मान जाती है। और ताकवा जब जा रहा होता है ना तो वो सोच रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रिका मेरे साथ रहती है। और रिका ना घर पे सोच रही होती है कि टेंट ना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। और तभी रिका के पीछे ना ताकवा की कैट आ जाती है। और तभी रिका को एहसास होता है कि इस घर की मेन हेड तो ये कैट ही है। और रिका वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि मेरे को इस कैट को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। और इस कारण ना बिल्कुल भी मूव ही नहीं करती क्योंकि कैट ना उसके पीछे ही होता है। और इसके बाद तभी कैट रिका के पास आती है और उसमें अपना गाल टच करके ना वहाँ से चली जाती है। और ये देख के ना रिका भी काफी खुश हो जाती है और उसको लगता है कि शायद इसने मुझे परमिशन दे दिया यहाँ पे रहने का। और तभी कुछ टाइम बाद ना ताकवा भी वहाँ पे आ जाता है और उसने ना इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाए थे जो कि उसको बनाना था, मतलब कि सामान खरीद के लाया था। और ये देख के ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको लगा था कि ताकवा ना बना बनाया खाना लेके आएगा। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खाना एकदम रेडी हो चुका था। और जब रिका उसको टेस्ट करती है ना तो वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ताकवा बताता है कि मैंने इसमें काफी ज्यादा मसाला डाला है, इस कारण इसका टेस्ट ना और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ना वो अपने मसालों का कलेक्शन भी दिखाने लगता है और वो बताता है कि मैं ना इन सभी को मिला के ना नया मसाला भी बनाता रहता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना रिका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको लगा नहीं था कि ताकवा इस टाइप का इंसान होगा। और इसके बाद ना रिका अपने बर्तन धो रही होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी यहाँ पे बाथरूम की, क्योंकि उसको ब्रश करने के लिए जाना था और साथ ही बाथरूम भी जाना था बट वो वहाँ पे जा नहीं रही थी। और तभी रिका बोलते हैं कि मुझे ना घर पे कुछ काम है और वो बहाना बना के ना वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। और ताकवा को भी बाथरूम जाना था। रिका के जाने के बाद वो भी बाथरूम जाता है और इसके बाद वो सोचने लगता है कि कैसे हम दोनों अब एक साथ घर पे रहने वाले हैं। और रिका ना अपने घर पे बाथरूम करने के बाद ना वापस ताकवा के घर पे आती है और जैसे वो घर पे आते हैं ना तभी ताकवा ना बात के बारे में उससे पूछता है। और ये सुनने के बाद ना रिका फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसने इसके बारे में बिल्कुल भी सोचा भी नहीं था और अभी वो दोबारा घर पे भी नहीं जा सकती क्योंकि अगर ऐसा ही करती रहे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट वाला भी बात होगा। और साथ ही वो टेंट में भी रहती है, इस कारण काफी ज्यादा गर्मी लगता है और पसीना आता है और पसीने से तो स्मेल आती है, फिर नहाने का तो कुछ फायदा ही नहीं होगा इससे। और रिका की शक्ल देखने के बाद ना ताकवा को समझ में आ जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। और इसके बाद ना कुछ वो अजीबोगरीब चीजें भी इमेजिन करने लगता है जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला। और तभी ताकवा बताता है कि पास में ना एक पब्लिक बाथ भी है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात सुनकर ना रिका को थोड़ा अच्छा लगता है और वो वहाँ पे जाने के लिए निकल भी जाती है। और ताकवा ने उसको अकेले नहीं जाने दे सकता था, इस कारण ना वो भी साथ में जाता है और कुछ सामान खरीदते हैं। और इसके बाद वो फाइनली वहाँ पे पहुँचते हैं और रिका बताती है कि अगर तुम जल्दी बात ले लो ना तो तुम घर पे चले जाना, मेरा वेट
बिल्कुल भी मत करना। और जब रीका बात लेके बाहर निकलती है ना तो ताकवा भी वहीं पे होता है और ये चीज देखने के बाद ना रीका काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट उसको ये नहीं पता था कि आखिरकार वो खुश क्यों है। और इसके बाद दोनों ही घर पे जाते हैं और रात के टाइम पे ना दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रहा था। ताकवा तो थोड़ा घबराया हुआ था और रीका को ना काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। और इसके बाद रीका ना ताकवा पे मैसेज करती है कि तुम्हें नींद आ रही है या फिर नहीं, और ताकवा मना करता है। और टेंट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, और ताकवा वहाँ पे भी मना करता है। और फनी बात तो ये थी कि दोनों आमने सामने थे, लेकिन उसके बाद भी ना दोनों मोबाइल पे बात कर रहे थे, ना कि फेस टू फेस। और इसके बाद ना दोनों ही क्वेश्चन करने वाले थे। ताकवा पूछने वाला था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और रीका पूछने वाली थी क्या मैं बाहर आ सकती हूँ, बट दोनों ही ना ये क्वेश्चन को नहीं पूछते, मतलब कि मैसेज डिलीट कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद ना रीका बाहर निकल जाती है टेंट में से, क्योंकि उसको काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था। और ताकवा ने उसको पानी पीने के लिए भी देता है और उन दोनों को पता चल जाता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं ना ये दोनों भाई, ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए। और इसके बाद बॉस जो होती है ना वो रीका और ताकवा के ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने ना काफी अच्छा रिपोर्ट बनाया था। और वो बोलती है कि तुम्हें अगले महीने का भी रिपोर्ट ना इसी तरीके से बनाना है। और तभी बॉस ना एक बंदे के साथ बैठी होती है और बॉस बताती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये दोनों का फेक मैरिज नहीं है। और वो बंदा बोलता है कि ये मैं थोड़ी ना बोला था, वो तो हमारा हेड ऑफिस ये चीज कंफर्म करना चाहता था। अब इसके बाद तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है अलास्का भेजने के लिए, और वो बंदा ना और कोई नहीं गोंडा होता है। और बॉस बोलते हैं कि क्या हम में से किसी को जाना जरूरी है क्या, और वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि किसी को भी जाने का मन नहीं है वहाँ पे, लेकिन न्यू ब्रांच खोलने के लिए किसी न किसी को तो वहाँ पे जाना ही होगा। और गोंडा को भी ना लगभग पता चल चुका था कि उसी को अलास्का जाना होगा, और इसलिए वो काफी ज्यादा निराश होता है और बाकी लोग भी उससे पूछ रहे होते हैं। और रीका और ताकवा को भी ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बट किसी न किसी को तो वहाँ पे जाना ही था। और इसके बाद वो दोनों ना हमें रिपोर्ट बनाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे ना उनके दिमाग में ना गोंडा की ही बातें चल रही थी, बट वो आपस में कुछ भी बात नहीं करते। और सोते टाइम भी ना वो लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी जगह कोई और होता ना तो वो भी कुछ इसी तरीके की प्लानिंग बनाता। और सच बताऊं तो उस जगह पे कोई भी नहीं जाना चाहता। और हमें ना रीका भी दिखाई जाती है जिसको नींद नहीं आ रहा था। और इसके बाद ताकवा ना अगले दिन ऑफिस में ना अपने बॉस के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे ना आपको कुछ बताना है। और वो सोच रहा था कि मैं सब कुछ बता के ना यहाँ पे एकदम खत्म कर दूंगा, सच बताने वाला था मतलब की। और इसके बाद ताकवा ना रीका के साथ अपनी मेमोरीज को याद करने लगता है, और इसके बाद वो अपने बचपन का सीन याद करने लगता है, जहाँ पे वो एक दिन पूल में गया था अपने दोस्तों के साथ, और ग्रैंड ओपनिंग थी ना, इस कारण पूल एकदम फ्री था। बट उसकी मदर ने ना उसको कुछ पैसे दिए थे कि क्या पता पैसे लग जाए, और उसने बोला था कि तुम ना कुछ बाहर की चीजें मत खाना, लेकिन ताकवा ना बाहर की चीजें खा लेता है। और वो ना अपनी मदर के पास जाकर झूठ बोलता है कि पूल में ना पैसे लगे थे, बट उसके फेस पे ना खाने वाली चीजें लगी हुई थी, इस कारण वो पकड़ा जाता है। और उसकी मदर उसको काफी ज्यादा डांटती है, और मदर ने नहीं फादर ने भी काफी ज्यादा डांटा था और उसको अपनी गलती मानने के लिए भी बोला था। और रोते हुए ना वो अपनी गलती भी मानता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं ना अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि झूठ बोलते टाइम ना मुझे अभी भी कभी कभार आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद ना वो अपने बॉस से माफी मांगता है और सारी सच्चाई बता देता है कि वो ना अलास्का ना जाने के लिए ना फेक मैरिज का झूठ बहाना बना रहे थे। और उसकी बॉस ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और उसको अपने पीछे आने के लिए बोलती है। और जैसे ताकवा ऑफिस में जाता है ना तो वहाँ पे रीका भी होती है, और रीका ने भी सारी सच्चाई बता दी थी, और वो भी बोली थी कि मैं अलास्का जाने के लिए तैयार हूँ। और तभी बॉस ना वहाँ पे चैन की सांस लेती है और बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलास्का मैं ही जा रही हूँ। और इसके बारे में ना मैंने ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है, मतलब कि उसकी बॉस बता रही थी। और इसके बाद वो उनको काम दे के वहाँ से चली जाती है। और ऑफिस में भी ना वो दोनों ना काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। और कुछ टाइम बाद वो दोनों ना बॉस के साथ कहीं जा रहे थे, और वो दोनों ही सोच रहे थे कि बॉस के बिना ना ये ऑफिस एकदम बेकार है, ब्रांच एकदम बेकार हो जाएगा एक तरह से। और वो बताती है कि वो ना अब अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ना एकदम रेडी है। और मैं पहले ट्रैवलिंग किया करती थी, और ट्रैवलिंग के कारण ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। बट उसकी जब शादी हुई और साथ ही इस ऑफिस में वो मैनेजर बनी, उसके बाद ना उसको दूसरों के काम में ही हेल्प करवाना पड़ता था, और खुद ट्रैवल करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। और साथ ही बचे कुछ टाइम में मुझे घर देखना पड़ता था। और सच बताओ तो मुझे इन सब कामों में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये ना एकदम सीधा है। मुझे ना अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा सा। मुझे ना डिफिकल्ट लाइफ जीनी है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल लाइफ जीऊं मैं तो उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आने वाला। और मैं अपनी लाइफ में ना ऐसी चीजें देखना चाहती हूँ जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखी है, और यही मेरी परफेक्ट लाइफ है। और तभी ताकवा बोलता है कि इस पे आपके हस्बैंड ने क्या बोला। और तभी बॉस बताते हैं कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा उदास हुए थे, बट उसके बाद वो मान गए, और एक पल में तो वो भी अलास्का जाने के लिए एकदम रेडी हो गए थे। और इसके बाद ना दोनों ही घर पे जाते हैं, और इसके बाद वो ना कैलकुलेट करने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने कितना खर्चा किया था। और साथ ही दोनों ना अपनी रिंग भी उतार लेते हैं, क्योंकि अब उनके फेक मैरिज वाली लाइफ तो एकदम खत्म हो चुकी थी। और वो दोनों ना ये भी सोचते हैं कि वो ना ऑफिस में ना सभी को सच्चाई बता देंगे और सभी लोगों से माफी मांगेंगे, और जो डिसीजन वो अभी ले रहे हैं ना वो एकदम बेस्ट है। बट उनको ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो ना ये सब चीजें गलत कर रहे हैं। और कचरा फेंकते टाइम ना दोनों बात भी कर रहे होते हैं। थोड़े बहुत टाइम के लिए एक साथ रहना ये बात समझ में आता है, बट पूरी लाइफ एक साथ बिताना ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अब फाइनली रीका की ना अपने घर जाने की बारी आ जाती है, और रीका ना घर जाते टाइम ना काफी ज्यादा रो रही होती है। और ताकवा भी सोचता है कि
शायद मैं भी ना एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग है। और वो ना अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके बाद वो रिका की तरफ भागते हुए जाता है और लिटरली भाई वो सीधा प्रपोज कर देता है वहाँ पे रिका को शादी के लिए। और लिटरली भाई रिका भी वहाँ पे हाँ बोल देती है और इसके बाद वो बताती है कि मैं ना अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें जो कि किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तो अकेले बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहती। और दोनों ही ना वहाँ पे अपना प्यार भी कन्फेस करते हैं और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ना उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे ना वो दोनों पहली बार फेक मैरिज के लिए मिले थे। और इसके बाद वो दोनों ना रियल में वहाँ पे रिंग भी पहनाते हैं एक दूसरे को। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकियो और रिका ने ना सारी सच्चाई बता दी थी और ऑफिस के लोग ना काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई उसको दोबारा कांग्रेचुलेशंस बोलना है क्या। और जो तो गोंडा था ना भाई वो तो अलग ही खुश था क्योंकि अब उसको अलास्का नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बॉस अलास्का जा रही थी। और इसके बाद ना तभी उस मिस्टीरियस बंदे का भी कॉल आता है जो कि बताता है कि मुझे पता था कि एट द एंड यही होने वाला है। और ताकवा भी काफी खुश होते हुए वो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। और इसके बाद वो बंदा भी फोन कट कर देता है। और इसके बाद तभी ताकवा के फोन पे ना रिका का मैसेज आता है। वो ना उसको स्टेशन पे बुला रही थी और जैसे ताकवा रिका को देखता है ना स्टेशन पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ना वो काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और साथ ही ताकवा भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी जब रिका उसको देख रही थी तो। और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। इसके बाद कैफे में जाके काफी ज्यादा बातें करते हैं। मतलब कि रिका ना 2 घंटे तक वोल्केनो के बारे में बताती है और ताकवा ना काफी खुशी से ना वो सारी बातें सुन भी रहा था। और साथ ही ना वो दोनों ना घर जाते टाइम में ना एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे थे और इसी तरीके से आपस में बात कर रहे थे। और हमें बॉस का भी सीन दिखाया जाता है जो कि अलास्का जाने के लिए ना अपना नाम प्रॉपर लिख चुकी थी। और इसके बाद ताकवा ना अपने फादर को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो दोनों ना रियल में शादी करने वाले हैं। साथ ही ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और साथ ही प्रिंसेस जो होती है ना भाई उसको भी इन्फॉर्म कर देते हैं और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो ना नाव को भी बता देता है। और नाव तो भाई कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। और इसके अगले दिन ना रिका ना ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है बट वो ऑफिस जाने से पहले ना ताकवा के घर पे जाती है और ताकवा भी घर से बाहर निकलता है और लिटरली वो दोनों ना वहाँ पे एक दूसरे को ना किस भी करते हैं। और इसी किस के साथ ना ये एनीमे हो जाता है खत्म। मतलब कि पहला सीजन हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और मुझे तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लगा। एनीमे थोड़ा स्लो था अगर देखा जाए ना, तो अगर आप वैसे एपिसोड वॉच करोगे ना तो आपको बोरिंग लगेगा बट एक्सप्लेनेशन तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।